नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर फिजिकल स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट चैप्टर एंड दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज IS 7। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड होल सिलेबस एक्सेप्ट कैश फ्लो, और अकॉर्डिंग टू प्लान हमने डिसाइड किया था कि इंशाल्लाह 3 दिन पूरी कोशिश करेंगे हमारी फिजिकल क्लास हो, और जो स्टूडेंट किसी वजह से क्लास को अटेंड ना कर सके तो उनको रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आज थर्सडे और कल इंशाल्लाह फ्राइडे और परसों इंशाल्लाह सैटरडे, 3 दिन में इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। और मैं इंशाल्लाह आपको तकरीबन आज एक सवाल करवाऊंगा इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि आज हम क्लास तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे की लेंगे। 7 बज रहे तकरीबन, मैं 8:30 पौने 9 तक इंशाल्लाह क्लास ऑफ करूंगा विदाउट एनी ब्रेक। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी बात ये कि आज की क्लास में इंशाल्लाह हम एक अच्छा सवाल करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव, और उसमें कमो बेश 1-1.25 घंटा लगेगा, और बाकी जो टाइम है उसमें मैं आपको थोड़े से थ्योरेटिकल इसके कॉन्सेप्ट दूंगा। और आज चूंकि इंशाल्लाह हम ग्राउंड बना देंगे, एक सवाल कर लेंगे इंशाल्लाह, तो कल डायरेक्ट सवाल स्टार्ट होंगे, तो बड़ी आसानी से कल इंशाल्लाह, जिस तरह मैंने हेड ऑफिस में इस टॉपिक को डिस्कस किया था, कल की क्लास में इंशाल्लाह फिर हम 2 सवाल मजीद करेंगे, और फिर इंशाल्लाह सैटरडे की क्लास में भी एक सवाल और बड़ा अच्छा है वो करवाऊंगा इंशाल्लाह, और फिर एक और सवाल सैटरडे को करवाऊंगा, लेकिन वो इंशाल्लाह दोनों मेथड से डिस्कस होगा, डायरेक्ट से भी और इनडायरेक्ट से भी, और वही आपका डिफरेंस भी बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस होगा। बहुत कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, और वो भी सिर्फ एक एक्टिविटी में है। बेसिकली कैश फ्लो 3 एक्टिविटीज पे बेस करता है। मेरा ख्याल है आप लोगों ने कहीं ना कहीं, बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे MBA वगैरह किया होगा, तो वहां भी कहीं ना कहीं आपको कैश फ्लो पढ़ाया जाता है। इसी तरह कुछ बच्चे अगर इवन BCom भी करके आए थे तो वहां पर भी कैश फ्लो पढ़ाया जाता है। इसी तरह कुछ बच्चे अगर ICA में फंडामेंटल लेवल से आ रहे तो मील वाइल वो भी फंडामेंटल के अंदर थोड़ा सा कैश फ्लो पढ़ के आते। बहरहाल कैश फ्लो नो डाउट यहाँ जो हमने पढ़ना है वो कंपैरेटिवली जो आप लोग पहले पढ़ के आए उससे थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि बिकॉज ये आपका जो है वो प्रोफेशनल लेवल है। सो वी हैव टू स्टार्ट कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। मैंने जब IS 1 स्टार्ट किया था तो मुझे याद है एक बात मैंने आपको बताई थी कि 5 जो कंपोनेंट है IS 1 के, जिसमें से हमने वहां पे एक को इग्नोर किया था, वो था हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। क्योंकि मैंने कहा था वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है कि हम जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स टू द अकाउंट्स लेके चलते हैं। लेकिन कैश फ्लो बनाते कैसे हैं, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कैश फ्लो में कैश का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुना दूंगा। इसी तरह कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरह ये 3 एक्टिविटीज जो बहुत ज्यादा इस टॉपिक में कोर है हमारे लिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेसिकली पूरा कैश फ्लो इन 3 एक्टिविटीज में हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो हम टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बेसिकली IS 7 हमें ये बताएगा कि हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लोज अंडर डायरेक्ट मेथड, अंडर इनडायरेक्ट मेथड, व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश किसको कहा जाता है। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इस IS में डिस्कस करेंगे। क्यों बनाते, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 1। रिक्वायरमेंट IS 1 की है वन ऑफ देम कि आप कैश फ्लो भी बनाएंगे, प्रेजेंट करेंगे। कैसे बनाएंगे ये IS 7 बताएगा। तो IS 7 में 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ज्यादातर अगर आपने कॉर्पोरेट लेवल पे नोट किया हो तो लोग इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हैं। इवन मैंने एग्जाम पेपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ज्यादा रिसर्च रही, इन द सेंस के मैं जब से पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ जो पास्ट पेपर्स हैं, हर नया आने वाला पेपर स्टूडेंट से डिस्कस किया जाए। खासतौर पर जब पेपर हमारा सब्जेक्टिव होता था तो मैंने ये देखा है कि अगर मैं एक बात कहूँ कि इनफैक्ट
मोर देन 95% हमारे एग्जामिनर ने भी इनडायरेक्ट मेथड एग्जामिन की है। बहुत ही रेयर, बहुत रेयर, शायद मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो शायद 1-2 दफा मैंने देखा होगा कि उसने डायरेक्ट मेथड, वो भी थोड़ा सा पूछता है, ज्यादा पूछता भी नहीं है उस मेथड में वो। तो बहरहाल हम इनडायरेक्ट मेथड को इंशाल्लाह ज्यादा फोकस करेंगे। जैसा कि मैंने अभी शुरू में कहा आप लोगों से कि आज का लेक्चर इंशाल्लाह एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल इनडायरेक्ट मेथड पे, फिर कल के इंशाल्लाह 2 अच्छे सवाल इनडायरेक्ट मेथड पे, फिर सैटरडे को भी पहला जो सवाल होगा वो इनडायरेक्ट मेथड का होगा इंशाल्लाह, फिर आखिरी एक सवाल सैटरडे को करवाऊंगा जिसमें दोनों मेथड से डिस्कस करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस भी आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ये आपको इंशाल्लाह बड़ी आसानी से क्लिक हो जाएगा। चलते लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टॉपिक के नाम पे फोकस करें तो नाम आपको बहुत कुछ बता देता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें पूरे साल का कैश फ्लो, उसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, इनफ्लोज और आउटफ्लोज, उसके इंपैक्ट्स आपको नजर आए। एक चीज देखिए, यहाँ पे एक मेजर जो आपको पॉइंट नजर आएगा वो ये है कि हम जनरल लाइफ में जब बात करते हैं, खासतौर पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग एक्रूअल पे चल रही है। मतलब हम जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, IAS 1 पढ़ रहे थे, हम सबसे पहले दिखाते हैं रेवेन्यू यानी सेल। क्या सारी सेल के पैसे हमें कलेक्ट हो गए? नहीं। फिर हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या सारी पेमेंट सप्लायर को हो गई है? नहीं। तो हमारे पास जीपी आता है। फिर हम उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। क्या ये जरूरी है कि सारे एक्सपेंस पे हो चुके हों? नहीं। फिर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, हो सकता है वो भी पे ना हुआ, एक्रू किया हुआ हो। टैक्स माइनस करते हैं, वो भी एक्रू किया हुआ है। तो इन शॉर्ट आई वांट टू से कि हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वो कैश के कॉन्सेप्ट पे नहीं बनती, वो एक्रूअल पे बनती है। लेकिन जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे, ये प्योरली कैश बेसिस पे बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, छोटी सी। फॉर एग्जांपल, आज हम 2021 में मौजूद हैं। अगर मैं 2021 में हूं, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या मैं 2021 में रहते हुए 2020 का कोई एक्सपेंस पे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। उसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड होती है? एब्सोल्युटली राइट। हमारे मोहम्मद खान ने कहा कि सर उसकी एंट्री होती है पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि सर वो तो इस साल का एक्सपेंस तो है ही नहीं, वो तो आपने पिछले साल का एक्सपेंस आपने बोला है, तो पिछले साल आपने एक्रू किया होगा। एक्सपेंस डेबिट पेएबल, एक्सपेंस आपने पिछले साल बुक किया होगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। आज आप पे करने जा रहे हैं 50,000 का एक्सपेंस, तो आप एंट्री बनाएंगे पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। एक और सवाल है मेरा आपसे, क्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ये मेरा एक्सपेंस 2020 का था। बड़ा आसान सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, 2021 में रहते हुए 2021 का एक्सपेंस बिल्कुल पे कर सकता हूँ। सवाल क्या करना आपसे, पे तो कर सकता हूँ। क्या एंट्री बनाऊंगा? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि ये 2021 का अपना एक्सपेंस है, इसलिए ये इसके P&L पे भी चार्ज होगा। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट से 4 के ये 20,000 रुपए है। एक और सवाल आपसे, क्या मैं 2021 में रहते हुए 2022 का कोई एक्सपेंस पे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी एब्सोल्युटली राइट, प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट। अब मेरा एक सवाल आपसे बड़ा अहम, वो ये है, ये मैंने तकरीबन 1 लाख रुपए का आउटफ्लो शो किया है। यहाँ पे 3 एक्सपेंस मैंने पे किए और मैंने ऊपर ईयर मेंशन किए, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, मैं समझाना ये चाह रहा हूं, ये इन पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंस जरूर है, लेकिन ये सारी पेमेंट में कौन से साल में बैठ के कर रहा हूं? 2021 में। और ये बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2021 में रहते हुए 2020 का एक्सपेंस भी पे करता हूँ, 2021 में रहते हुए 21 के बहुत सारे एक्सपेंस पे करता हूँ, इवन 2021 में रहते हुए 2022 के एक्सपेंसेस भी पे करता हूँ। लेकिन ये जो मैं पे कर रहा हूँ, इस पे मैं हेड्स डिफरेंट डेबिट कर रहा हूँ। पिछले साल का एक्सपेंस था तो वो पेबल रिकॉर्ड था, पेबल से एडजस्ट करके पेबल डेबिट कैश क्रेडिट कर रहा हूँ। करंट ईयर का है तो इसका अपना एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करके कैश क्रेडिट कर रहा हूँ। आने वाले साल का है तो उसको मैं इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि वो अभी मेरा एक्सपेंस हुआ नहीं है, प्री पेमेंट के तौर पे रिकॉर्ड करके कैश को क्रेडिट कर रहा हूँ। 2 सवाल आप लोगों से पूछूंगा।
पहले सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या ये तीनों एक्सपेंस जो मैं 2021 में पे कर रहा हूं, क्या ये तीनों एक्सपेंस 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस में शो होंगे? नहीं, एब्सोल्युटली राइट। मोहम्मद खान ने कहा नहीं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका 2021 का एक्सपेंस है, उस पर हमने एक्सपेंस डेबिट किया है, और वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है जो करंट ईयर के एक्सपेंस को चार्ज होगा। बाकी जो दो आइटम मैंने डेबिट किए अपने लेफ्ट और राइट साइड पे, पेबल और प्रीपेड, ये दोनों आपके बैलेंस शीट आइटम है। एक आपका एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होगा, एक लायबिलिटी ऑलरेडी रिकॉर्ड है, वो खत्म हो जाएगी। अब एक और सवाल, मैंने कहा था मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा, पहले सवाल में आप लोग कामयाब हो गए। दूसरा सवाल ये है, क्या ये तीनों कैश जो मैंने क्रेडिट किए हैं, क्या 2021 के कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट होंगे? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कैश फ्लो ये नहीं देखता कि ये एक्सपेंस किस साल का है, 30 साल पुराना है, 50 साल का एडवांस है, नो इश्यू एट ऑल। आज आपने अगर कोई 1 रुपया भी किसी को दिया, ये करंट ईयर का था अगर, तो इस ईयर के कैश फ्लो में कहीं ना कहीं इसको रिफ्लेक्ट करना होगा, अदरवाइज आपका कैश रिकंसाइल नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, हम ये बड़े बड़े प्लांट खरीदते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हैं, इतने मिलियन बिलियंस का एक्सपेंस होता है, लेकिन हम उसको बोलते हैं, क्योंकि ये तो हमारे लिए फिलहाल एसेट है, हम इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम प्रॉफिट एंड लॉस में वो पूरा एक्सपेंस आउट एक साल में नहीं करते, ना कर सकते, क्योंकि उसकी बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर है। तो हम उसको पीएनएल पे तो मतलब उसको ईयरली बेसिस पे कैपिटलाइज करते हैं डेप्रिसिएशन की सूरत में, लेकिन कैश फ्लो के लिए वो पूरा अमाउंट जिस साल आपने एसेट खरीदा होता है ना, उसी साल आउटफ्लो में नजर आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये सारी बातें भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इंशाल्लाह। तो ये बेसिकली जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, एक तो ये एक अहम बात थी। अब दूसरी बात ये है, इस आईएएस में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और 2 और डेफिनेशन है, 5 डेफिनेशन इस आईएएस की है, जो मैंने यहाँ पे कॉपी भी की है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन मैं पढ़ लूंगा तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को मैं हाईलाइट करके पढ़ देता हूँ, थोड़ा और वाज़ेह हो जाएगा, ताकि हम हमारे वो स्टूडेंट जो बाद में अगर रिकॉर्डिंग सुने तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहली डेफिनेशन है कैश। आईएएस कहते हैं कैश क्या होता है? कैश कंप्राइजेस कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है वो पैसा जो आपने कहाँ रखा हुआ है, बैंक में, करंट अकाउंट में। मतलब बैंक में जो पैसा है ना, जब आप डिमांड करो तो बैंक आपको दे देगा, डिपॉजिट है आपका बैंक के पास, वो भी तो कैश ही है आपका। दूसरी बात, कैश इक्विवेलेंट। आईएएस कहते हैं शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। तो आईएएस कहते हैं आपकी कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड, जो कि कन्वर्टेबल हो रेडीली इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश, और सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। ये हमारे मोहम्मद खान ने एक एग्जांपल दी कि सर फॉर एग्जांपल के मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यस मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2-3 महीनों की होती है, जिसमें रिस्क का फैक्टर बहुत कम होता है, और वो हम कहते हैं कि यार वो कन्वर्टेबल इनटू कैश है। तो यहाँ पढ़ क्यों रहे इसको? इसका मतलब ये है, देखिए जब मैं अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करूंगा ना, अभी शायद पहला सवाल तो बड़ा इतना स्ट्रेट भी नहीं है, लेकिन उसमें अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसमें शायद एक ही आइटम है जिसको हम कैश का नाम देंगे, कैश का बैलेंस। वरना आपके पीएनएल आपकी बैलेंस शीट पे कुछ हेड्स होंगे, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, या बैंक का बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, या जैसे मोहम्मद खान ने कहा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कोई मेंशन है पर्टिकुलरली के हाईली लिक्विड है, तो वो सारी चीजें जो है ना फिर कैश एंड कैश, मतलब उसको कैश ही माना जाता है, और जिसको हम कैश मान लेंगे ना उसको हम कहीं पर भी इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, हम पूरा कैश फ्लो बना देंगे, और फिर हम देखेंगे हमारा कैश फ्लो क्या कह रहा है कि हमारा ओवरऑल नेट कैश इनफ्लो आया या नेट कैश, और फिर हम उसमें ओपनिंग कैश को ऐड करें तो हमारा आंसर एंडिंग कैश से मैच हो जाना चाहिए, बैलेंस शीट पे मैच हो जाना चाहिए। वो उसमें कैश को हम फिर सिर्फ कैश भी कहेंगे, लेकिन जहां पे ये कैश इक्विवेलेंट के हेड्स होंगे ना, तो उसकी एक अलग से मैं वर्किंग कर दूंगा, और मैं बता दूंगा ये सारी चीजें किसके जुमरे में आती है, कैश इक्विवेलेंट। तो वो भी आपके लिए बेसिकली कैश का ही काम करते हैं, जो कि आपकी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है,
जो कि रिस्क कम होता है और रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। वालेकुम अस्सलाम। इज दैट क्लियर? अब मेजर पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जब कैश फ्लो बनाएंगे तो कैश फ्लो बनाने के लिए आईएएस फरमाता है कि आप अपने बिजनेस को 3 हिस्सों में ब्रेक कर दें ताकि आपका कैश फ्लो बड़ी आसानी से बन सके। और वो जो 3 एक्टिविटीज है उसमें सबसे पहले आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लेके चलेंगे, देन आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेके चलेंगे, और फाइनली आपकी कौन सी एक्टिविटीज होंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करूंगा तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट पहले हमारी कौन सी एक्टिविटीज आएंगी? ऑपरेटिंग। देन कौन सी आएगी? इन्वेस्टिंग। उसके बाद कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। जी क्या हो सकते? नहीं, असल में वो आपके जो है ना इन्वेस्टमेंट एक तरीके से वो अदर देन है, ठीक है ना, तो वो नॉर्मली उस पर काउंट नहीं होते। असल में हमारे पास जिस तरह हमने कहा कि शॉर्ट टर्म मार्केट में जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, हाँ, या इस टाइप की चीजें हुई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 एक्टिविटीज है। हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर? 3। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। देखिए आपके सामने सिचुएशन आएगी, हम अल्हम्दुलिल्लाह सारी अकाउंटिंग पढ़ के आ चुके, और मैंने शायद उस दिन भी कहा था मेरी एक आदत है कि मैं कैश फ्लो कोशिश करता हूँ आखिर में पढ़ाऊं। उसमें मुझे फायदा यह मिलता है कि मैं आपको फाइनल अकाउंट पढ़ा चुका हूँ। फाइनल अकाउंट में आपको पता है कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि इस सवाल की सोर्स जो है ना वो आपके सामने क्या होगी? 2 साल की बैलेंस शीट और कभी कभी 1 साल की इनकम स्टेटमेंट और एडजस्टमेंट्स। हम 2 साल की बैलेंस शीट को सामने रख के स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे तो हमारे जहन में सवाल शायद आ जाए कि सर फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, तो एसेट भी नजर आ रहे हैं, करंट भी है, नॉन करंट भी है, इक्विटी है, लायबिलिटी है, सर ये तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट हुआ है। सर कोई तो वे हो, कहाँ से हम स्टार्ट करें? हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट? तो आई इसने कहा आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने बिजनेस को कितने हिस्सों में तोड़ दो। पहले आप ऑपरेटिंग रिजल्ट देख लो, फिर आप इन्वेस्टिंग रिजल्ट देख लो, फिर आप फाइनेंसिंग। अब थोड़ा सा बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग जो आपकी एक्टिविटीज है वो आपकी बिजनेस की कोर एक्टिविटीज है, जिसको कहा जाता है मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। अब मैं मिसाल देता हूं, एक अगर फर्नीचर की कंपनी है, ये हमारे सामने फर्नीचर पड़ा हुआ है, मैंने इसको देख के एग्जांपल दी, तो वो कंपनी लकड़ी परचेज करती है, उस लकड़ी से फर्नीचर कन्वर्ट करती है, वो फर्नीचर सेल करती है। ये उसकी कौन सी एक्टिविटीज है? फर्नीचर परचेज करती है, सप्लायर की पेमेंट, फर्नीचर सेल करती है, कस्टमर से कलेक्शन, फर्नीचर जब बनता है तो अपने इंप्लॉइज को जो सैलरी लेबर को पे कर रही है, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, रूटीन ट्रांजेक्शंस। रूटीन ट्रांजेक्शंस, वेरी गुड। रूटीन ट्रांजेक्शन आपके लिए क्या है? ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग को आईएएस ने बड़ा स्पेसिफिक कर दिया, बहुत आसान कर दिया। आईएएस ने कहा नॉन करंट एसेट की खरीदो फरोख्त और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की खरीदो फरोख्त, बस, दैट्स ऑल। कुल्लू नॉन करंट एसेट। अब ये कुल्लू नॉन करंट एसेट से मुराद है चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, वो सब आपकी इन्वेस्टमेंट है। भाई नॉन करंट तो होती इन्वेस्टमेंट है ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। अजान हो गई? नॉन करंट तो आपकी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है। नॉन करंट जो आपकी एक्टिविटी है बेसिकली दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। तो जितनी भी आपकी नॉन करंट सॉरी एसेट में इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्योंकि आप ये जो प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों के नाम मैंने ले लिए। गुडविल असल में देखिए पहली बात तो ये कि नॉर्मली वो परचेज अगर कर रहे हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट वैसे ही आ जाती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में उसका इंपैक्ट आ रहा होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो बात ये है मेरे भाई, ये जो मैंने नाम लिए ये सारे नाम क्या है आपके? टेंजिबल नॉन करंट और इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट, इनकी जो खरीदो फरोख्त है। और इसके अलावा सम टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है किसी कंपनी में और वो आपने बाद में बेच भी दी तो इनफ्लो हो जाएगा,
तो वो भी सारा इनफ्लो आउटफ्लो कहाँ जा रहा होगा? इन्वेस्टिंग। तीसरा और अहम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली फाइनेंस के, पता नहीं कितनी मरतबा मैंने ये बात ड्यूरिंग लेक्चर में डिस्कस करता हूं कि दो किस्म की सोर्स ऑफ फाइनेंस है, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। भाई आपको बिजनेस करने के लिए फाइनेंस चाहिए। कंपनी माशाल्लाह आप सारे समझदार बैठे हुए, मार्केट में शेयर इशू करती है, मार्केट में डिबेंचर इशू करती है, कंपनी के पास फंड रेज हो जाता है। तो आपने शेयर इशू किए, कैश इनफ्लो हुआ, आपने डिबेंचर इशू किए, कैश इनफ्लो हुआ, आपने डिबेंचर रिडीम कर दिए, उसी दिन पढ़ रहे थे वो 4 साल के लिए रीपेबल है, तो आपका आउटफ्लो हुआ। तो ये कौन सी, डिविडेंड पे किया, ये कौन सी जी, इंटरेस्ट पे किया। लेकिन इस पर थोड़ी सी मैं डिबेट करूंगा अभी। हमारे मोहम्मद खान ने एक चीज ऐड की कि इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि मैंने कहा डिविडेंड पे किया, बिकॉज के डिविडेंड किस पे दे रहे हैं? शेयर्स पे, और शेयर्स का इनफ्लो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो डिविडेंड भी कौन सी चाहिए? अब हमने डिबेंचर जब इशू किए तो पैसा आया, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो उन डिबेंचर होल्डर को जब हम रिटर्न देंगे, जब हम उनको इंटरेस्ट देंगे, तो डेफिनेटली वो भी कौन सी एक्टिविटी में काउंट होना चाहिए? लेकिन यहाँ पे आईएएस ने डिविडेंड और इंटरेस्ट के हवाले से एक गुफ्तगू फरमाई है। वो गुफ्तगू इंशाल्लाह अभी मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा मतलब इन शॉर्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मार्केट में शेयर इशू किया, फंड आ गए, मार्केट में डिबेंचर इशू किए, फंड आ गए, मार्केट में डिबेंचर रिडीम कर दिए, फंड चले गए, डिविडेंड दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। मतलब जो फाइनेंसर है ना, फाइनेंसर कौन है आपका? शेयर होल्डर। फाइनेंसर कौन है आपका? डिबेंचर होल्डर। उनसे जो आपका इनफ्लो आउटफ्लो चल रहा है ना, दीज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म बेसिस पे, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल इंटेंजिबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कुल्लू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और जो रूटीन पे बिजनेस चलता है वो आपकी कौन सी एक्टिविटी है? अच्छा, मैं अक्सर जो है ना एक एग्जांपल देता हूँ, खासतौर पे मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो छोटे बच्चे फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले होते हैं, उनको भी कैश फ्लो पढ़ाना पड़ता है थोड़ा सा। तो वहां जब मैं पढ़ाता हूँ तो जाहिर सी बात है वो बेचारे बिल्कुल मतलब छोटे छोटे बच्चे, उनको इतना पता भी नहीं होता, कैश फ्लो सिलेबस में उनके डाल दिया है। तो उनको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई देखिए, फॉर एग्जांपल आप जब बिजनेस में होते ना, तो कंपनी को बाज दफा प्रपोजल आते, खासतौर पे यहाँ जो एमए के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एमए आप लोगों ने पढ़ा है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप देखते होंगे कि यार कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया कि यार हम अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ना, ये प्लांट खरीद लें और या ये जमीन खरीद लें और इस जमीन के ऊपर ये प्लांट लगा दें, तो आने वाले 20 साल में हमें इतना फायदा होगा। हम आज बैठ के 20 साल की प्लानिंग कर रहे होते, हम आज बैठ के 20 साल के फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू से आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे होते। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, यार ये जमीन खरीदनी है 50 मिलियन की और ये प्लांट लगाना है यहाँ पे 20 मिलियन का, कितने मिलियन हो गए? 70 मिलियन। ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। आपने मीटिंग की, डायरेक्टर बैठे, फाइनेंस पैसे चाहिए, आपने बोला एक काम करते 40 मिलियन के मार्केट में शेयर इशू करते हैं और 30 मिलियन के करते हैं डिबेंचर, कितने हो गए? 70 मिलियन। आपने ये टुकड़े फेंके फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट मार्केट में, आपके पास पैसा आ गया, कितना मिलियन आ गया? ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। 40 मिलियन के शेयर फेंके मार्केट में और 30 मिलियन के डिबेंचर, कितना हो गया? 70 मिलियन। ये कौन सी एक्टिविटी काउंट होगी? आपने 50 मिलियन की वो जमीन खरीद ली और 20 मिलियन का प्लांट लगा दिया, ये कौन सी एक्टिविटी है? अब प्लांट लग चुका है, कल से यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, प्रोडक्ट बन रही है, बिक रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो। आपका कैश फ्लो इस तरह जो है ना चल रहा होता है जी। देखिए, अगर आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, नॉन ऑपरेटिंग है, तो उसको हम देखते हैं कि अगर वो हाईली लिक्विड है ना, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट होगी। और ये बात आईएएस ने डेफिनेशन में भी लिखी है, मैं क्विक पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो 3 डेफिनेशन है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की, आईएएस कहता है कि कैश फ्लो से मुराद है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। फिर आईएएस कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। ये बात मैंने अभी बार बार दोहराई। मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, रूटीन ट्रांजेक्शन ऑफ द एंटिटी, अदर एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब इन्वेस्टिंग क्या है? आपका पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस होगा। आर द इक्विजिशन एंड डिस्पोजल, खरीदना और ऑफ नॉन करंट एसेट, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो
एंड अदर इन्वेस्टमेंट, लाइक आपने किसी कंपनी के शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट की, बेच दोगे तो पैसा आ जाएगा, खरीदोगे तो पैसा जाएगा। नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, जो कहां पे शामिल ना हो। और कैश इक्विवेलेंट क्या है? जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, राइट। अच्छा, आखिरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द इक्विटी कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द एंटिटी। अभी आपने फंड बोरो किए, आपने जो है वो कैपिटल फाइनेंसिंग की, आपने डेट फाइनेंसिंग की, तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। अब आप सिंपल कुछ भी नहीं करें, सवाल को देखें, एक्टिविटीज को अलग करें, रिजल्ट आपके सामने। लेकिन फॉर्मेट है, आईएएस ने आपको बता दिया है हाउ टू स्टार्ट। मैं फॉर्मेट पे जाने से पहले एक छोटी सी गुफ्तगू है, और मैं ऑलरेडी वो लिख चुका हूँ एक जगह पे, तो मैं वहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको क्विक समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम जो है ना वो आज की क्लास में बचाना चाह रहा हूँ। कि ऑलरेडी ये जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये बात बच्चों को बताता हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको अभी कॉपी करके वहीं आपकी स्क्रीन पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको ये बात, वैसे तो शायद अगर आपने देख लिया तो ये पॉइंट आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में देखिए, यहाँ पे जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अभी हमारे मोहम्मद भाई ने कहा था कि सर वो जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंसिंग। फिर मैंने की बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ाई, मैंने कहा फिर डिविडेंड भी पे करेंगे, वो भी कहाँ जाएगा? लेकिन मैंने एक बात बता दी थी, आईएएस ने इसमें थोड़ा सा आपको ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, ये मैंने अक्सर ये पढ़ाते हुए बनाता हूँ कि डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड। मैंने उस दिन आपको एक बात बताई थी जब हम फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे। आप चाहे किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आप चाहे किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, दोनों सूरतों में आप इन्वेस्टर हैं। ये दोनों खरीदने वाले की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बेचने वाले की वन ऑफ दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। अब बात ये है, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। जब आप किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदोगे आपको क्या मिलेगा? तो ये दोनों क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने बात दोहराई ना, आप चाहे किसी कंपनी के क्या खरीद लो? शेयर्स। आप चाहे किसी कंपनी के क्या खरीद लो? डिबेंचर्स। हम दोनों सूरतों में कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन एबीसी कंपनी डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एबीसी कंपनी डेबिट। हम तो इन्वेस्टर हैं, हमारी बैलेंस शीट पे वो इन्वेस्टमेंट एज एन एसेट और नॉन करंट एसेट नॉर्मली, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर रहे होते हैं, कहां नजर आती है? एसेट पे। अब उस पे जो रिटर्न मिल रहा है, तो वो रिटर्न कौन सी एक्टिविटी पे जाना चाहिए? इसका मतलब है, इधर देखिए, डिविडेंड रिसीव, मैंने क्या लिखा है, आईएएस क्या कहता है, कहां जाएगा? और अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो भी कहां जाएगा? लेकिन डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड, आईएएस ने दोनों के लिए दो दो ऑप्शन दे दिए। आईएएस ने कहा है आपकी मर्जी है, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में ले जाओ, आपकी मर्जी है इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग पे ले जाओ। लॉजिक में आपको बता देता हूं। देखिए, एक बात तो ये ध्यान में रखिए, जब आप किसी मार्केट में शेयर इशू करते हैं और या डिबेंचर इशू करते हैं, तो वो आपके जो परचेजर होते हैं वो आपके फाइनेंसर होते हैं। तो ये आपकी सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है, ये आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग आपकी सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस की कॉस्ट भी है, एक आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है और एक आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो इंटरेस्ट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो डिविडेंड है। तो भाई, जब आप इनको कह रहे हैं कि हमारे फाइनेंसर है, इनका जब पैसा आपके पास आता है तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हो, इनको जब रिडीम करते हो, पैसा वापस करते हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हो। तो डेफिनेटली अगर इनकी कोई कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल इनका डिविडेंड है, फॉर एग्जांपल इनका इंटरेस्ट है, तो लॉजिकली वो भी कौन सा इनफ्लो, आउटफ्लो होना चाहिए? तो आइए इसने इसलिए कहा है कि फाइनेंसिंग में दिखा सकते हैं। लेकिन हम ये जो चीजें कैलकुलेट करते हैं ना, ये बिजनेस के ऑपरेशन से आती है। कैसे? हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सेल ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेशन, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आंसर आता है पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा के, बहरहाल आप प्रॉफिट कमाओ नहीं कमाओ एक अलग मैटर है, यू हैव टू पे इंटरेस्ट। तो वो होता तो बिजनेस ऑपरेशन से ही पे हो ना। और फिर उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आप टैक्स माइनस करते हो, फिर जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से क्या देते हो? प्रॉफिट नहीं होगा तो दोगे भी नहीं। तो वो प्रॉफिट भी तो बिजनेस के ऑपरेशन से आया है। तो इसीलिए आईएएस ने कहा है कि आप चाहो तो डिविडेंड पेड को कहां भी दिखा सकते हो, फाइनेंसिंग में, और कहां भी दिखा सकते हो,
इसी तरह इंटरेस्ट पेड को डिविडेंड पेड की तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी दिखा सकते हैं एज वेल एज ऑपरेटिंग में भी। मैं नॉर्मली ये करता हूं और ज्यादातर ऑथर को मैंने यही देखा है कि एक बात तो तय है कि इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। अब हम, मेरी भी एक आदत है और ऑथर भी ये करते हैं, हम किसी को नाराज नहीं करें, हम इंटरेस्ट पेड को ले जाते हैं ऑपरेटिंग में और डिविडेंड पेड को ले जाते हैं फाइनेंसिंग में, और इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव तो ऑलरेडी कहाँ जा रहा है, तो तीनों के इंपैक्ट आ जाए। तो बाहर इसकी लॉजिक भी है, मैं आपको आंसर दूंगा। असल में जब मैं कैश फ्लो बनाना शुरू करूंगा ना, एक मकाम ऐसा आता है जिसको हम लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। वो दर हकीकत में हम करते क्या है, अपने नॉन कैश प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करते हैं, अपने नॉन कैश प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करके लाते हैं और उसको कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। मैं हकीकत में बोलता हूँ, ये आप तो लिखते हो लिखने की हद तक, CGFO यानी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, हकीकत में ये है कैश बेसिस का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट आपने पे किया है, चार्ज नहीं किया, पे किया है, और जो एक्चुअल टैक्स आपने पे किया है वो यहीं से माइनस करो। और IAS ने इजाजत दी है तो इसलिए मैं वहां से डिविडेंड, चूंकि बहुत सारे लोग करते हैं यहीं से माइनस, लेकिन मैं चूंकि डिविडेंड, वैसे तो इंटरेस्ट भी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, लेकिन डिविडेंड बहुत ज्यादा कॉमनली हमारे लिए एक होता है कि शेयर होल्डर की कॉस्ट है, फाइनेंशियल की कॉस्ट है, तो दैट्स व्हाई IAS की जो एप्लीकेशन है उसको फॉलो करते हुए हम उसको फिर कहां से लेस करेंगे, फाइनेंसिंग से। जी बोले, क्या सवाल है? मोस्टली जो हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से, तो वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और उसके द्वारा हमारा ऑपरेशंस नहीं हो पाते। सही है, ओवरड्राफ्ट में या और दूसरी फैसिलिटी सही है, तो वो अभी आपने क्लियर कर दिया है कि ठीक है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे करना है, जो हम ठीक है, डिबेंचर्स या इस टाइप की चीजें हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां भी ले जाओगे तो IAS ने इजाजत दी है इसमें। जो लॉन्ग टर्म, अगर जैसे लॉन्ग टर्म लोन है वो मिलता है फिक्स्ड एसेट्स की परचेज के लिए, सही है, तो वो तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उस पे जो हम मार्कअप चार्ज बैंक चार्ज करता है वो तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, असल में हम लॉजिक देखेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए इनकम स्टेटमेंट है ना, दोनों चीजें। अब मैं इनकम स्टेटमेंट, आपने एक वर्ड बोला है ना, मैं असल में थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट की तरफ ही जाना चाह रहा था। मैं नॉर्मली जब कैश फ्लो पढ़ाता हूँ तो अक्सर मैं ये भी करता हूँ कि एक डमी आपको समझाने के लिए छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ, जो कि मैं आपको एक बना रहा हूँ डमी। मैंने कहा हम स्टार्ट करते हैं सेल, सेल में से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उस पर से हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड करते हैं उसमें अदर इनकम, तो हमारे पास आता है PBIT, फिर उसमें से हम लेस करते हैं इंटरेस्ट, तो हमारे पास आता है PBT, फिर हम लेस करते हैं टैक्स, तो हमारे पास आता है PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू GP, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस एट अदर इनकम इज इक्वल टू PBIT, लेस इंटरेस्ट इज इक्वल टू PBT, लेस टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अब ये है इनकम स्टेटमेंट। ये जो हम बनाते हैं ना, अभी भी मैंने आपको कहा ड्यूरिंग डिस्कशन, ये हम कैश के बेसिस पे नहीं बनाते, ये हम एक्रूवल पे, इस पे तो पता नहीं कितने एक्रूवल के कॉन्सेप्ट हैं, इसको तो मैं कैश मान ही नहीं सकता। लेकिन हम जब कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से अभी पहला सवाल करने जा रहे हैं विद इन इंशाल्लाह 5 to 10 मिनट्स, तो आप वहां देखेंगे कि IAS का जो फॉर्मेट है वो मैं जब सवाल सॉल्व करूंगा तो आपके सामने आएगा। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सवाल को स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट से। अब प्रॉफिट 3 है, ये आपके पास PBIT, ये आपके पास PBT और ये आपके पास PAT। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं PBIT से, कुछ लोग स्टार्ट करते हैं PBT से, और कुछ लोग स्टार्ट करते हैं PAT से। बहरहाल आप पॉइंट किसी को भी सिलेक्ट करो, अगर आप बिल्कुल बॉटम से जाते हो ना, बिल्कुल बॉटम से क्या मुराद है, आफ्टर टैक्स, तो आपको वंस दोबारा टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स जो आपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाया है ना, वो आपने एक्चुअल पे नहीं किया, एक्चुअल पे तो आपने कुछ और किया है, तो उसके लिए आपको उसको दोबारा एक दफा क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। और जो लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं तो उनको किसको ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी जो आपने चार्ज किया है वो इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया। और जो लोग PBIT से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उन्होंने उनको ना तो दोबारा इंटरेस्ट को ऐड करने की जरूरत है, हाँ एक्चुअल जब वो अपना इसको उठा के कन्वर्ट करेंगे ना, जिसको मैंने कहा था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन,
तो वो बेसिकली कैश बेसिस पे क्या कहलाएगा, पीबीआईटी। और फिर उसमें से मैं कहता हूँ एक्चुअल टैक्स का आउटफ्लो और एक्चुअल इंटरेस्ट का आउटफ्लो क्या कर दो, माइनस, तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। अब लेकिन मैं अगर, अच्छा मेरी जो आदत है, मैं जरा मियाना रही तैयार करता हूँ, मैं ना तो बहुत ऊपर से जाता हूँ ना बहुत नीचे से, मैं पीबीटी से अपना पॉइंट ऑफ स्टार्ट बनाता हूँ। मेरी शुरू आदत है, मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टी फॉर टैक्स होता है लेकिन हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बहरहाल हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अपना पॉइंट ऑफ स्टार्ट बनाएंगे हर सवाल में। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब ये है कि इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, तो वंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस को दोबारा क्या करूंगा, एड बैक। पहली चीज, जब मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को एड बैक कर लूंगा तो मैं अल्टीमेटली कहां पहुंच जाऊंगा, पीबीआईटी। वो ऐड कैसे करूंगा, जब मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखता हूं ना, फिर फौरन एक हेडिंग आती है एडजस्टमेंट, और वो एडजस्टमेंट होती है नॉर्मली रिगार्डिंग नॉन कैश आइटम। उसमें लेकिन अदर एडजस्टमेंट भी हम लेते हैं, तो उसमें हम फौरन जो है ना, सबसे पहले मैं किसको ऐड करता हूँ, इंटरेस्ट। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा चलो इंटरेस्ट मैंने ऐड कर लिया तो मेरी तरक्की हो गई, मैं थोड़ा ऊपर चला गया, मैं कहां पहुंच गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मैं कहता हूँ यार ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अब सपोज करता हूँ हमारे भाई कहने लगे सर वो हमने फलानी जगह इन्वेस्टमेंट की, वहां से रिटर्न आ गया। अब वो जो रिटर्न आ गया वो अदर इनकम में शामिल है। अब वो जो रिटर्न है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, वो तो रिटर्न किस पे मिला है आपको, इन्वेस्टमेंट मिला, किस पे, इन्वेस्टमेंट में, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अदर इनकम है, उसमें तो वो यहाँ पे ऐड हुई है, तो वो हम एडजस्टमेंट पे वो वाली इंटरेस्ट इनकम भी क्या कर देंगे, और उसको एक्चुअल कहां जाके ऐड करूंगा। इसी तरह जो हम नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, उस पर अगर गेन होता है तो वो भी यहाँ से माइनस करते हैं हम, क्योंकि वो भी कौन सी एक्टिविटी का इनफ्लो है, उसको भी इन्वेस्टिंग में दिखाते, पूरी सेल प्रोसीड दिखाते, जितने पैसे मिले उसके अंदर गेन भी शामिल है। और अगर मैं यहां से दोबारा माइनस नहीं करूंगा तो वो 2 दफा ऐड हो जाएगी। इसी तरह जो लॉस और डिस्पोजल हुआ वो कैश थोड़ी गया आपके पास से, जो नॉन करंट एसेट बेचते हैं वो लॉस होता है, तो क्या आप उसको जब एसेट बेचते हो तो उसको बोलते भाई थोड़ा कैश भी ले जाओ, हमारा कैश फ्लो बैलेंस नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं होता। लॉस डेबिट होता है, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो गया आ रहा होता है, माइनस, तो उसको दोबारा क्या कर लेते हैं, एड बैक। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस हो क्या है, कैश का आउटफ्लो, उसको भी एड बैक करो। एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस माइनस हो क्या आ रहा है, इनकी ट्रांजेक्शन क्या बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट क्रेडिट। तो कैश का आउटफ्लो थोड़ी हुआ है, कैश तो उस वक्त पूरा उसी साल क्रेडिट हो गया था जिस साल वो एसेट आपने खरीदा था। कैश फ्लो में उसी साल पूरा लमसम अमाउंट वन शॉट इन्वेस्टिंग से माइनस हो गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब हम कैश फ्लो बनाएंगे तो याद रखें, मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करके जैसे इंटरेस्ट को ऐड करता हूँ मेरी तरक्की हो जाएगी, मैं ऊपर चला गया, पीबीआईटी पे आ गया। फिर मैंने और मामला, अदर इनकम में कोई ऐसा इंपैक्ट शामिल है जो कि ला मौजूद होना चाहिए, यहाँ पे मौजूद होना नहीं चाहिए, वो नजर आ रहा है, उसको दोबारा क्या कर लो, माइनस। नॉन कैश आइटम जो माइनस होके आ रहे हैं एक्सपेंस बन के, वो कैश थोड़ी गया है, उसको क्या करो, एड बैक करो। ये सब करते करते पता है हम कहां तक पहुंच जाते हैं, हम जीपी तक पहुंच जाते हैं, जीपी तक। फिर इन सब का एक में लमसम अमाउंट निकाल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो भी आंसर आएगा प्लस या माइनस करने का वो करूंगा। फिर मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपने बात की थी वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो आपका रनिंग में है बिजनेस, वो ये है आपका वर्किंग कैपिटल। सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि सेल में क्या है, रिसीवेबल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या है, पेबल और इन्वेंट्री के मामला। तो मेरे भाई ये जो वर्किंग कैपिटल है ना, ये भी तो एक्रूअल पे चल रहा है। अब आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट पे रिसीवेबल के डिफरेंस देखते हैं, पेबल का डिफरेंस देखते हैं, ये वर्किंग कैपिटल आइटम है ना, इन्वेंट्री का डिफरेंस कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, ताकि वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो। तो ये जो एक्रूअल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाए, कैश में। किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक हेडिंग डालते हैं अगर आपने कैश फ्लो बनाया हो, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और उस पर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के इनफ्लो और आउटफ्लो देखे, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो तो वो हम कहते हैं, असल में वो इंक्रीज डिक्रीज देखा जाता है। वो इसलिए करते हैं, ये वाला जो इम्पैक्ट है ना, सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जीपी वाला, वो किसमें प्योरली कन्वर्ट हो जाए। फिर उसको करने के बाद हम कहते हैं अब ये हमारा आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और हकीकत में ये आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट किया था, लेकिन आपने सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट किया था और फौरन इसमें किसको ऐड कर लिया था। तो हकीकत में आपने भी स्टार्ट कहां से किया था,
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, लेकिन वो किसके बेस पे बना हुआ था? अप्रूवल की। आपने सब कुछ साफ करके इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? अब आप मजे से इसमें से माइनस करें एक्चुअल, नॉट चार्ज, एक्चुअल टी अकाउंट बनाऊंगा, एक्चुअल टैक्स पेड, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड, ताकि मेरा एक्चुअल ऑपरेशन का रिजल्ट आए। फिर इन्वेस्टिंग में जो मैंने एक दो नॉन करंट एसेट परचेज किए होंगे, एक दो बेचे होंगे, उनका इनफ्लो आउटफ्लो दिखाऊंगा। फिर जो मैंने शेयर इशू किए होंगे, मैंने मार्केट में जो डिविडेंड पे किया होगा शेयर होल्डर को, मैंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लिए या पे कर दी, बस उनका इनफ्लो आउटफ्लो दिखाऊंगा, सवाल खत्म। असल जो इसमें बस काम है ना, वो ऑपरेटिंग है, क्योंकि असल बिजनेस होता ही ऑपरेशन है भाई। फाइनेंसिंग एक्टिविटी रोज नहीं होती। शेयर्स आप क्या रोज इशू करते हो? नहीं। क्या आप नॉन करंट एसेट रोज खरीदते हो? नहीं। ये वंस अपॉन अ टाइम एक्टिविटीज है, लेकिन ऑपरेशन डेली बेसिस पे चल रहा है, ऑन गोइंग है, रूटीन एक्टिविटी है। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है रिगार्डिंग हाउ टू प्रीपेयर कैश फ्लो, हाउ टू प्रेजेंट ऑपरेटिंग, हाउ टू प्रेजेंट इन्वेस्टिंग, हाउ टू प्रेजेंट फाइनेंसिंग। कैश को इग्नोर करेंगे, आखिर में रिकंसाइल करेंगे। आज का पहला सवाल स्टार्ट करने जा रहा हूं जी। एक मिनट, अली बोले। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दो तरीकों से डिफरेंस होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में दोनों मेथड में कोई फर्क नहीं होता। हो सकता है आप डेटा किस तरह दिया है, अकॉर्डिंग टू डेटा वी हैव टू डिसाइड कि इसके लिए डायरेक्ट मेथड सूटेबल है या इनडायरेक्ट। वैसे मैं ये समझता हूँ, अगर सिर्फ ऑपरेटिंग का रिजल्ट पूछ रहा है तो एग्जामिनर नॉर्मली डायरेक्ट मेथड से आपको करने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि उसमें डेटा ज्यादातर उसका दिया जाता है। तो जब मैं वो करवाऊंगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जी। राना साहब बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें हैं। रीवैल्यूएशन का तो कैश इंपैक्ट है ही, और रीवैल्यूएशन वैसे भी जो नॉन करंट एसेट की है वो हमारे पास ओसीआई का है, और हमने तो स्टार्ट कहां से लिया है? पीबीआईटी, वहां तक तो उसका कोई अमल दखल था ही नहीं। दूसरी बात, इंपेयरमेंट अगर है बिल्कुल एडबैक होगी। कुल्लू नॉन कैश आइटम जो इस टाइप के मामला है वो सब एडबैक होंगे। बैड डेट से वो भी एडबैक हो जाएंगे। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउज फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ये भी एडबैक होगा जी। देखिए, वो भी आपका रियलाइज तो नहीं है ना, रियलाइज तो नहीं है ना, वो एक्चुअल कैश का इनफ्लो आउटफ्लो तो नहीं है ना। अगर नेट इंपैक्ट है तो उसको उसका लिंक किससे, इन्वेस्टिंग से या फाइनेंसिंग से या ऑपरेटिंग से? हाँ, तो फिर उसको यहां से रिवर्स करके उसका इंपैक्ट कहां दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग में। कोई भी ऐसा इंपैक्ट जो अकॉर्डिंग टू पीएनएल पे नजर आ रहा है, लेकिन वो नजर आना कहां चाहिए? किसी और एक्टिविटी में। मतलब पीएनएल से मुराद मैं ये कह रहा हूँ, पीएनएल में आ रहा है, हम पीएनएल को राइट नाउ कौन सी एक्टिविटी मान रहे हैं? ऑपरेटिंग है ही ना पीएनएल। देखो ना, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सब क्या है? ऑपरेशन। अब इसमें कोई ऐसा आइटम है जो पीएनएल के लिए तो है फॉर द ईयर इंपैक्ट, इनकम या एक्सपेंस, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुमार नहीं होता, उसका लिंक अगर इन्वेस्टिंग से तो उसको बिल्कुल इन्वेस्टिंग में लेके जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल होगा। डेफर्ड टैक्स के इंपैक्ट आएंगे, हो सकता है मेरे पहले सवाल में आए। तो डेफर्ड टैक्स और इनकम टैक्स जो होगा ना, उसका मैं एक ही टी अकाउंट बना के नेट कैश का आउटफ्लो कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो सवाल की तरफ चलते हैं। मतलब आपने क्या परचेज किए हुए? देखिए, पहली बात तो है कि परचेज सेल तो उस वक्त होती है जब आप इसका बिजनेस कर रहे हो। अब आप वन टाइम परचेज करते हो तो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, नॉन करंट एसेट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब तो फिर देखिए, डिपेंड करता है, सम टाइम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर आपकी हाईली लिक्विड है बहुत ज्यादा, तो वो मैंने शुरू में कहा है कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ठीक है, अगर वो बहुत हाईली लिक्विड है। ठीक है, डिपेंड करता है। अच्छा भाई, कम टू द पॉइंट। और सवाल नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये डेफिनेशन सारी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डिस्कस। इसके अलावा जो है वो मैंने आपको काफी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिए। और ये रहा पहला सवाल जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। और इसमें देखिए, मैं सवाल को नॉर्मली 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, और वो 3 हिस्से क्या है वो आपको अभी मीनवाइल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले सवाल को एक नजर क्विक देख लेते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिलेट टू लीजेंड कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज।
Statement of financial position as at June 30, 2013 as well as 2012. Property plant equipment 887 थे, 1033 हो गए, right? Intangible asset 32 थे, 0 हो गए. इशारतन यहाँ पे ज्यादातर ये होता है कि वो impairment हो गई है, सॉरी amortize हो गए. Intangible asset है, क्या हो गए? Amortize. Current asset ये जो inventory है और receivable है, ये है working capital. कैश एंड कैश को नहीं देखना बुरी बात, क्योंकि कैश को हमने क्या करना है, रिकंसाइल. उसके बाद शेयर कैपिटल 500 से 560 हो गया है, शेयर प्रीमियम 18 से 29 हो गया है. अब चेक करना होगा, सम टाइम कैश इशू होते हैं अदर सम टाइम शेयर इशू होते हैं अदर देन कैश. कोई फर्नीचर खरीद लिया, कोई लोन पे कर दिया, वो देख लेंगे नीचे एडजस्टमेंट है, अगर नहीं है तो फिर कैश के अगेंस्ट है. सवाल साइलेंट है तो इसका मतलब है शेयर कैपिटल बढ़ा है तो और पैसा आया, प्रीमियम बढ़ा है तो और कैश आया. ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. रिटेन अर्निंग है, प्रॉफिट को यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि नीचे मेरे पास इनकम स्टेटमेंट मौजूद नहीं है. देन वी हैव सरप्लस. सरप्लस नॉन कैश आइटम है, पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट. पीपी के अकाउंट में हिट करूंगा लेकिन कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं होगा. फिर भाई ने कहा था डेफर्ड टैक्स भी आ रहा है, लॉन्ग टर्म लोन भी है और लाइबिलिटी अगेंस्ट फाइनेंस लीज की नॉन करंट पोर्शन भी मौजूद है और करंट पोर्शन भी मौजूद है. ट्रेड पेबल है, इंटरेस्ट पेबल है, डिविडेंड पेबल है और प्रोविजन फॉर टैक्स. इस सवाल में हेड्स अच्छे खासे हैं, इसीलिए मैं जब कोशिश करता हूं कि पहली क्लास हो तो ये सवाल स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाया जाए. उसके बाद चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ. वी हैव अराउंड 5 एडजस्टमेंट्स. नजर आ रही है आप लोग? रिक्वायरमेंट है प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द लेजेंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2013 as per IAS 7 using indirect method. 5 एडजस्टमेंट है. पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस 40 मिलियन. उसके अंदर एक और बात है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने डिस्पोज ऑफ की एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू थी 1.5 मिलियन और उस पर लॉस हुआ है 0.5 मिलियन का. इसका मतलब है 1 मिलियन की बेची है. 1.5 मिलियन की मशीन 0.5 मिलियन का लॉस करके बेचोगे तो कितना कैश आएगा? 1 मिलियन. नो एडिशन और डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स was carried out during the year. तो इसका मतलब है ऊपर जो इंटेंजिबल एसेट 0 हो गए वो एमोटाइज हो गए. ना तो हमने कोई खरीदा है ना तो हमने कोई, वो एमोटाइज हो गए. ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट 50 मिलियन के आपने लीजिंग पे और खरीदी है. ठीक है, लीज लाइबिलिटी के अगेंस्ट. ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट ने डिक्लेयर किया डिविडेंड कितने का? 30 मिलियन का. फाइनेंशियल चार्जेस एंड इनकम टैक्स, ये 2 चीजें हैं, फाइनेंशियल चार्जेस एंड इनकम टैक्स. एक इंटरेस्ट एक टैक्स है. चार्ज फॉर द ईयर है, ये पीएनएल पे चार्ज हुए, ये एक्चुअल पेड वो मैं टी अकाउंट से निकालूंगा जो कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट होंगे. इसके अलावा मशीन आपकी रीवैल्यूड हुई है 30 मिलियन से. दैट्स ऑल. देखिए मैं अभी एक बात कह रहा था कि मैं जब कैश फ्लो बनाता हूं तो मेरी आदत है मैं इसको 3 हिस्सों में ब्रेक करता हूं. पहला जो हिस्सा है मेरा वो है वर्किंग का. ठीक है, और वर्किंग जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले हम एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे. हम सवाल की एडजस्टमेंट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. एडजस्टमेंट को सॉल्व करने से बहुत सारी चीजें आपकी खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाती हैं. वर्किंग से मैं स्टार्ट दूंगा और बिल्कुल आसान तरीका, सिरात मुस्तकीम तरीका है. एडजस्टमेंट 1 से स्टार्ट करें. पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज टू पीएनएल. डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? नॉन करंट एसेट पे. ऊपर देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको नजर आ रहा है? किसको हाईलाइट किया मैंने? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. टी अकाउंट पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए. इसका ओपनिंग बैलेंस है 887 मिलियन, एंडिंग बैलेंस है 1033 मिलियन. तो अब हमें एक छोटा सा टी अकाउंट बनाना होगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, जो कि मेरे इस सवाल की वर्किंग नंबर क्या है? 1. मैंने कहा दिस इज वर्किंग नंबर 1 और वर्किंग नंबर 1 पे मैंने एक छोटा सा टी अकाउंट स्केच किया और इस टी अकाउंट का नाम रख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE अकाउंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट. ये बताओ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट जो है यहाँ पे वंस में कह दूं कि हम बात कर रहे हैं रुपीज इन मिलियन में. तो ये बताओ बाय नेचर अगर ये एसेट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या डेबिट साइड पे होता है? ये बात तो सबको पता होनी चाहिए. ओपनिंग बैलेंस है 887 मिलियन. एम आई राइट? ठीक है. और हमारा जो एंडिंग बैलेंस है वो आएगा आपका क्रेडिट साइड पे एंड दिस इज 1033 मिलियन. एम आई राइट? एम आई राइट? ओके. 887 और ये है 1033 मिलियन.
अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए ऊपर बैलेंस शीट पे क्या कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट नजर आ रहा है? ऊपर आप देखिए बैलेंस शीट पे कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट नहीं है, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट एंट्री बनाते। डायरेक्ट एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट। कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर इन्होंने चार्ज किया है? डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंटिंग टू ₹40 मिलियन, फुल स्टॉप। एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, वर्किंग कर रहा हूं इसकी। मैंने डेप्रिसिएशन को जैसे ही देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कौन सा टी अकाउंट बना दूं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। मैंने फॉरेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनाया और यहाँ पे मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को चार्ज करना है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट कितने मिलियन से? 40 मिलियन। एनी ऑब्जेक्शन? नहीं। आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड अभी बात खत्म नहीं हुई, लिखने वाले के कलम ने लिखा ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी डिस्पोज ऑफ अ मशीन हैविंग book value of rupees 1.5 million and incurred loss of rupees 500,000, यानी 0.5 मिलियन का लॉस किया है। तो इसका मतलब है अगर मैं वर्किंग 2 में एक जर्नल एंट्री आपकी खिदमत में पेश करूं, ये मेरी सवाल की वर्किंग नंबर 1 है, मैं सवाल की वर्किंग नंबर 2 यहाँ पे शो कर रहा हूं कि एक ट्रांजेक्शन मेरे पास रिकॉर्ड हो रही है और उस ट्रांजेक्शन पे मेरे पास कैश डेबिट हो रहा है। एम आई राइट? कैश डेबिट हो रहा है 1 मिलियन से, किसी को इतराज है? मेरा प्रॉपर्टी लॉस मेरा डेबिट हो रहा है क्योंकि लॉस की नेचर डेबिट होती है, ये बात पता है सबको। लॉस ऑन डिस्पोजल कितने से डेबिट होगा? 0.5 से ना। ये मैं 1 को थोड़ा आगे लिख देता हूँ। लॉस ऑन डिस्पोजल जो है मेरे पास 0.5 मिलियन है, ओके, और ये 1 मिलियन है ना, ठीक है, वो मैं मिटा दूंगा वहां से। अभी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट 1.5 मिलियन। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से माइनस कर दूं और हमारे पास ये 0.5 मिलियन का लॉस हुआ और हमने अपने एसेट को रिकॉर्ड कर दिया डिस्पोजल को कैश डेबिट। तो क्या मैं यहाँ पे डिस्पोजल की वजह से अपने एसेट को कम कर दूं? जो एक्चुअल मैंने क्रेडिट किया एब्सोल्युटली राइट 1.5 मिलियन, ठीक, क्योंकि मैंने जो बुक वैल्यू थी, ये टी अकाउंट बुक वैल्यू पे है, मेरा एसेट देखो टी जर्नल एंट्री में कितने से क्रेडिट हुआ है? कितने से क्रेडिट हुआ है भाई? एसेट क्रेडिट 1.5 मिलियन, कैश डेबिट 1 मिलियन, लॉस डेबिट 0.5 मिलियन, राइट? अच्छा, अब आ जाए एक और बात, और वो बात उसने लिखी इंटेंजिबल एसेट के हवाले से। नो एडिशन और डिस्पोजल ऑफ IA यानी इंटेंजिबल एसेट वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द ईयर। अब जैसे ही मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा ठीक है, क्या ही अच्छा हो कि हम एक और टी अकाउंट बना दें और उसका नाम रख दें IA। व्हाट इज IA? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में हमने यहाँ पे एक मुख्तसर सा टी अकाउंट बनाना है, ज्यादा कहानी को लंबी नहीं करना, क्योंकि हमारे पास इसमें ना तो कोई एडिशन है और ना तो कोई डिलीशन है। बस ये बता दो कि इंटेंजिबल एसेट का बिगनिंग बैलेंस 32 मिलियन था। अगर आप देखें हमारे पास इंटेंजिबल एसेट का बिगनिंग बैलेंस है 32 मिलियन, नजर आ रहा है, लेकिन एंड पे देयर इज, अब आपने तो बेचा भी नहीं है और ये तो इंटेंजिबल है, चोरी तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ है? एमोटाइज हुआ है, राइट? ये आपका इंटेंजिबल एसेट जो वो क्या हो गया? एमोटाइज हो गया। देखिए कुछ चीजें जो है ना साइलेंट होती है, लेकिन आपको प्रोफेशनल बिहेवियर करते हुए उन चीजों को खुद से भी एनालाइज करना आना चाहिए कि भाई 32 था, 0 हो गया, मतलब ये आपका क्या हो गया? 32 से एमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। अच्छा, अब हमारे पास ये टी अकाउंट तो हम फौरन ही यहाँ पे चाहे तो क्लोज कर दें, क्योंकि इस टी अकाउंट में अब फर्दर कोई मूवमेंट नहीं है। मैंने ऊपर वाला टी अकाउंट अभी क्लोज नहीं किया, उसकी 2 रीजन मेरे जहन में घूम रही है कि मैंने लीज पे भी एक एसेट खरीदा है, वो भी उसमें ऐड होना है, और मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रिवैल्यूएशन की है, वो भी इसमें हिट होनी है। क्योंकि सवाल बैलेंस शीट पे कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अलावा नॉन करंट एसेट इंटेंजिबल के अलावा मौजूद, तो लीज के एसेट भी सारे इसी में शामिल हैं फिलहाल। तो अब यहाँ पे अगली एडजस्टमेंट थी ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग ₹50 मिलियन वर्थ परचेज अगेंस्ट फाइनेंस लीज। कौन सी लीज पे खरीदे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लीज लायबिलिटी लिखा तो फौरन
एक आवाज आई कि यार एक टी अकाउंट और बना दो और उस टी अकाउंट का नाम क्या रख दो, लीज लाइबिलिटी। क्या नाम रख दो? एक बात ध्यान में रखिएगा, अब ये जो टी अकाउंट होगा ना, ये डुअल कोर होगा। डुअल कोर से मुराद, इसमें एक तीर से दो शिकार करूंगा, और ये मेरी वर्किंग नंबर 4 है, यानी मैं इस टी अकाउंट में लीज की करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी को एक साथ लेके चलूंगा। और उसकी वजह ये है मेरे भाई, हम रियल लाइफ में भी एक ही अकाउंट बनाते। वो तो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन के लिए करंट और नॉन करंट को अलग करते। हम जब लीज पढ़ते थे तो लाइबिलिटी क्या 2 मरतबा क्रेडिट करते थे? 1 मरतबा। लेकिन हम टेबल से बैलेंस शीट पे प्रेजेंटेशन करंट और नॉन करंट की अलग करते थे। अब यहां मैं क्या करूंगा, 2 ब्रॉट डाउन बैलेंस मौजूद है, एम आई राइट, और 2 कैरिड डाउन बैलेंस हाजा मौजूद। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? कैसे? इधर देखें, मैं गया ऊपर, ये लाइबिलिटी अगेंस्ट फाइनेंस लीज नजर आ रही है। ओपनिंग बैलेंस नॉन करंट का 90 है, एंडिंग बैलेंस कितना है? 120। ये करंट का है या नॉन करंट का है? 90 था ओपनिंग, एंडिंग कितना है? अच्छा, ये बात तो सबको पता है ना कि भाई जो मैं टी अकाउंट बना रहा हूं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पता नहीं किसी बैलेंस को सर का दिल चाह रहा है डेबिट पे लिख रहे हैं ब्रॉट डाउन, पता नहीं सर का मूड चेंज हो जाता है तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे लिख देते हैं। भाई बाय नेचर चल रहा हूं मैं, 2 एसेट के अकाउंट थे तो वो डेबिट बाय नेचर थे, ये लायबिलिटी है तो हाजा क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, एक लॉजिक, मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जब सॉल्व कर रहा हूं ना, बहुत सारी बातें सोच रहा हूं अपने दिल में कि यार ये 90 से 120 हो गया। हमने तो पढ़ा था लीज लाइबिलिटी हर साल पे होती, तो लाइबिलिटी क्या होती है? इसकी वजह मैंने एक और एसेट खरीदा इस साल, तो जिसकी वजह से मेरी लाइबिलिटी का ग्राफ मजीद ऊपर जा रहा है, वरना लाइबिलिटी का ग्राफ क्या होता है? नीचे जाता है। अच्छा, अब आ जाओ करंट। करंट पोर्शन में, करंट पोर्शन ऑफ लाइबिलिटी अगेंस्ट फाइनेंस लीज 45 से 41 हो गई, नजर आ रही है? 45 से 41 हो गई, तो मैंने यहाँ पे फौरन 45 ओपनिंग बैलेंस है और 41, इन शॉर्ट ये आपका जो 135 है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है। इन दोनों को प्लस करूंगा कितना आएगा, और इन दोनों को प्लस करूंगा 161। अब मैंने एक एंट्री बनाई है, लिंक करो जरा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट लीज लाइबिलिटी, तो क्या 50 से लाइबिलिटी और बढ़ गई? भाई ये तो ओपनिंग है ना, इस पे ड्यूरिंग द ईयर का इंपैक्ट शामिल, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट हुआ है, तो आपने किसको मजीद क्रेडिट किया? पीपी को 50 से। अच्छा, अब आप देखिए, अभी मैंने कहा था ये 135 पे ओपनिंग लाइबिलिटी, आप खुद भी टोटल कर सकते हैं, 90 प्लस 45 कितना होता है? 135। 135 के बाद मैंने एक और लीज पे एसेट खरीद लिया, तो ये तो हो गया मेरा 185। क्या साल के आखिर में आज भी मेरी लाइबिलिटी क्या 185 है? नो, ये तो 161 है। तो इसका मतलब है मैंने बाकी लाइबिलिटी पे कर दी। जब मैंने लाइबिलिटी पे की होगी तो लीज लाइबिलिटी डेबिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, आइए बोलो, कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट 24, एम आई राइट? डिफरेंस कितना आ रहा है? 24 ही आ रहा है ना भाई। अच्छा, अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे, ये अकाउंट मुकम्मल हो चुका है, इस पे अब फर्दर कोई मूवमेंट नहीं है। इसके अलावा ये वाला अकाउंट मेरा मुकम्मल हो गया है, अब इसमें कोई फर्दर मूवमेंट नहीं है। आगे कहते हैं सवाल में एडजस्टमेंट नंबर 3, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ किसको पढ़ता जा रहा हूं? एडजस्टमेंट को। ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ 30 मिलियन। अच्छा, अब ये देखो डीपी, डीपी मतलब डिविडेंड पेबल, ठीक है? ये वो डीपी नहीं है, ये डिविडेंड पेबल वाला डीपी, राइट? तो ये डीपी जो है 20 से 30 मिलियन हुआ, लाइबिलिटी है ना, तो मुझे एक अदर टी अकाउंट बनाना है, किसका? अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ बारह, क्योंकि मैं जब सॉल्व करता हूँ ना, पता नहीं क्यों कैश फ्लो, तो मुझे बहुत सारे जो है ना ख्यालात आना शुरू होते हैं, ये कर दो ये कर दो। तो मैं जैसे ही डीपी के अकाउंट की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे जहन में एक बात आ रही है, यार जीएम साहब साथ में जो है ना रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट भी बना देना, क्योंकि डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर होता है? डिविडेंड फ्रॉम वेयर? हाँ, तो फिर मैं एक नहीं कितने टी अकाउंट बनाऊंगा? 2, क्योंकि वो मेरा दिल कह रहा है कि भाई 2 टी अकाउंट बना दो, काम को आसान करो। एक टी अकाउंट का क्या नाम रखो? डीपी, और दूसरे टी अकाउंट का क्या नाम रख दो? रिटेन अर्निंग। इधर देखिएगा, हाजा रिटेन अर्निंग। अब मेरे पास
वर्किंग नंबर 5 डिविडेंड पेबल और वर्किंग नंबर 6 रिटेन अर्निंग। ठीक है, दोनों की नेचर क्रेडिट है, एक लायबिलिटी और एक इक्विटी, दोनों क्रेडिट साइड पे होते हैं ना। अभी मैंने देखा था, मैं आपके सामने फिर रख देता हूं, डीपी का ओपनिंग 20 और एंडिंग 30 नजर आ रहा है। डीपी का ओपनिंग है 20 और एंडिंग है 30। रिटेन अर्निंग का भी साथ में देख लो, ओपनिंग बैलेंस कितना था 175, एंडिंग कितना है 207। ओपनिंग था 175, एंडिंग है 207, 175 और 207। एम आई राइट? अब आपने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेबल, आधा मालूम, एडजस्टमेंट पढ़ लें दोबारा। ड्यूरिंग द ईयर द मैनेजमेंट डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 30 मिलियन, रिटेन अर्निंग डेबिट, डीपी क्रेडिट। व्हाट इज डीपी? डिविडेंड पेबल। पहले से कितनी लायबिलिटी मौजूद थी? डिविडेंड पेबल की पहले से कितनी लायबिलिटी मौजूद थी? 20। मजीद कितना डिक्लेयर किया? 30। टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? 50 में से अब सिर्फ कितनी पे करना बाकी है? तो इसका वेरी गुड, इसका मतलब है कितनी पे कर दी। इन शॉर्ट इसका वन ऑफ दी कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने पिछली वाली लायबिलिटी पे कर दी और इस साल वाली अभी सिर्फ डिक्लेयर होकर लायबिलिटी में मौजूद है। तो एक्चुअल आउटफ्लो कितना है डिविडेंड के लिए? कैश कितना आउटफ्लो है? बस ये हमारे लिए रेलिवेंट है, हम तो कैश फ्लो बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? आ जाओ जरा रिटेन अर्निंग के पास। मेरे पास 175 का ओपनिंग रिटेन अर्निंग था, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं भाई, मैंने 30 मिलियन का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद भी आज मेरे पास कितने का रिटेन अर्निंग हाजा मौजूद? इसका मतलब है अगर मैं डिविडेंड नहीं देता तो मेरा रिटेन अर्निंग का बैलेंस 237 होता। क्या साल के शुरू में 237 था? नहीं था भाई, सिर्फ कितना था? तो बाकी क्या मैं खुदा ना खासा किसी चोरी करके लाया हूं? नहीं, ये मैंने इस साल क्या कमाया है, और ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि रिटेन अर्निंग में जो प्रॉफिट ऐड करते थे, अगर IS1 याद हो, आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आता था PAT, तो ये PAT यहां से आएगा, नॉट पाकिस्तान अवामी तहरीक, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाउ मच इज दैट जी? 60 जी। ये आपका रिटेन अर्निंग से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हुआ है। ओपनिंग बैलेंस मौजूद था, एंडिंग बैलेंस मौजूद है। जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो डेबिट साइड पे हिट होता है, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेबल। तो 207 बचा हुआ है 30 का डिविडेंड देने के बाद भी, तो इसका मतलब है टोटल कितना था? 237। क्या साल के शुरू में था 237? कितना था? तो बाकी इस साल कमाया, कितना कमाया? 62। आगे चलते हैं। एक टी अकाउंट मेरा अभी भी क्लोज नहीं हुआ, सब मैं क्लोज करता हुआ जा रहा हूँ। पीपी, क्योंकि मुझे पता है कि रिवैल्यूएशन हुई है, सवाल पढ़ते हुए मैंने जहन में बिठा लिया था, उसको भी तो हिट करना है। पीपी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो फौरन मेरा दिल बोलेगा सरप्लस का अकाउंट भी बना दो जीएम साहब, वो भी बना देंगे इंशाल्लाह, ताकि कोई हमारे लिए आसानी आगे होती है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 12 मिलियन एंड 7.5 मिलियन। दो टी अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्ज किसको बोलते हैं? वन बाय वन चलो, पहले इंटरेस्ट पे आ जाओ, फाइनेंशियल चार्जेस को बाद में देखते हैं। वो जरा टेक्निकल अकाउंट है, डुअल कोर है, क्योंकि उसमें साथ में क्या मौजूद है? हाँ, तो वो दोनों टैक्स वन शॉट लेके चलूंगा ना। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टी अकाउंट बनाया और मैंने इसको नाम दिया इंटरेस्ट पेबल। आसान हो रही? इंटरेस्ट पेबल का टी अकाउंट बनाएंगे, और इंटरेस्ट पेबल बेसिकली आपके लिए लायबिलिटी है। इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग बैलेंस जो कि आपके पास मौजूद है वो जाएगा क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी, और ये एंडिंग जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे। अभी हमने देखा था कि इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग है 20 और एंडिंग है 30, तो आपने यहाँ पे ओपनिंग 20 और एंडिंग कितना रख दिया? ऐसा ही ना? यस। अच्छा, अब ये दो बातें की हैं इसने, फाइनेंशियल चार्जेस एंड इनकम टैक्स। तो पहले किसकी बात की? ये फाइनेंशियल चार्जेस कितने? 12। तो फाइनेंशियल चार्जेस जब आप चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, ऐसे ही है।
साल के शुरू में कितना पेएबल मौजूद था? 20। इस साल मजीद आपने कितना डिक्लेयर किया? 12। तो आपका टोटल ये कितना पेएबल हो गया? आपका ये टोटल पेएबल हो गया, एक मिनट, ये मैंने 20, 10 और 12 है, सॉरी, ये बाय मिस्टेक हमने वैल्यूज ले लिए। ये वैल्यूज जो है हमने हाईलाइट नहीं की, वो डिविडेंड पेबल की है। 10 और 12 है। 10 जो है वो किसका ओपनिंग बैलेंस है? 10 आपका किसका ओपनिंग बैलेंस है? और एंडिंग बैलेंस कितना है? 12। 10 जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस है, 12 आपका एंडिंग बैलेंस है। और जो आपने इस साल चार्ज किया वो भी 12 है, लिखा हुआ है ना एडजस्टमेंट पे 12। तो वेरी गुड, पिछली लायबिलिटी क्लियर हुई है, इस दफा की एक्रू हुई है। तो एक्चुअल आउटफ्लो 12 का नहीं है, 10 का है। 10 पहले से पेबल था, आपने इस दफा मजीद कितना चार्ज किया? 12। तो टोटल कितना हो जाना चाहिए? लेकिन अभी क्या मुझे एंड पे 22 नजर आ रहा है? नहीं, मुझे एंड पे सिर्फ कितना नजर आ रहा है? इसका मतलब है मैंने जो पिछला 10 था वो जब पे कर दिया तो इंटरेस्ट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 10 से। तो ये इंटरेस्ट का भी हमारा टी अकाउंट हो गया और इसका वर्किंग रेफरेंस हो जाएगा 7। ऐसा ही। अब आ जाए आगे। अब जो एडजस्टमेंट है वो चूंकि एक ही एडजस्टमेंट में दो बातें हुई थी, एक आपकी बात हुई थी इंटरेस्ट की और दूसरी बात किसकी हुई थी? अब टैक्स का जो यहाँ पे टी अकाउंट होगा वो टैक्स पेएबल। एक बात शायद आपको याद हो, मैं अक्सर कहता था कि जब मैं कैश फ्लो पढ़ाऊंगा ना तो वहां जो टैक्स की लायबिलिटी है ना, वो एग्जामिनर अक्सर लिखता है प्रोविजन फॉर टैक्स, और मैं कहता हूँ प्रोविजन इज लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, क्योंकि एस्टिमेटेड होता है। अब आप देखिए टैक्स डेफर्ड टैक्स भी है और करंट टैक्स भी है। ये करंट टैक्स है ना नीचे, और ऊपर डेफर्ड टैक्स है, लेकिन दोनों हम दे रहे हैं तो एक ही गवर्नमेंट को है। तो कितने अकाउंट में आएंगे? हम एक ही एंट्री में तो लिखते थे टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट, टैक्स पेबल क्रेडिट। तो मेरे भाई जिस तरह मैंने लीज का अकाउंट बनाया था, इसी तरह डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग है 45 और एंडिंग है 50। एम आई राइट? डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग और एंडिंग 50। तो पहले मैं डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग और डेफर्ड टैक्स का एंडिंग यहाँ पे रख देता हूँ 45 और 50। अब मैं किसका ओपनिंग और एंडिंग लूंगा? और किसका? करंट टैक्स, जो कि प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से आ रहा है। इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है हमारे पास, ये रहा 25। वेरी गुड, 25 आपका ओपनिंग बैलेंस और 25 आपका ओपनिंग बैलेंस, 23 एंडिंग। आपने जो टैक्स चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस को, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल, कितना चार्ज किया आपने? 17.5। 12 का इंटरेस्ट था राना साहब, 17.5। यहाँ दो बातें हुई हैं, फाइनेंशियल चार्जेस एंड इनकम टैक्स। तो पहले किसकी अमाउंट है, उसके बाद किसकी अमाउंट है? तो 17.5 का आपने फर्दर एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस को हिट किया। ओपनिंग पे 45 और 25 70 की लायबिलिटी थी, 17.5 फर्दर डिक्लेयर किया तो 87.5 होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एंड पे जो अमाउंट है वो 87.5 नहीं है, वो तो आपका 73 है। वेरी गुड। तो इसका मतलब है जो डिफरेंस था 14.5 वो हमने एक्चुअल टैक्स पे किया। तो जब हमने एक्चुअल टैक्स पे किया तो हमने टैक्स पेबल डेबिट और किसको क्रेडिट किया होगा? कैश को हमने क्रेडिट किया होगा 14.5। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये आपका हो गया 87.5। आखिरी एडजस्टमेंट है, और ये आखिरी एडजस्टमेंट आपसे कह रही है अ मशीन वॉज रीवैल्यूएट बाय 30 मिलियन। रीवैल्यूएशन सुनते ही मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ऊपर एक अकाउंट, बड़ी देर से मेरी ख्वाहिश है कि उसकी एडजस्टमेंट खत्म हो, वो एडजस्टमेंट खत्म हो गई। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस 30 से। अब तो इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब है मैं काम ये करता हूँ, ये बैलेंस मैं ऊपर लिख दूं 1033 ना, क्योंकि अब एडजस्टमेंट नहीं है तो ये आ गया 1033। अच्छा, अब इसमें पता है मसला क्या है? मसला ये कि मेरे पास अभी भी डिफरेंस शायद डेबिट साइड पे आ रहा होगा, और जो डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा होगा ना, उसका मतलब है वो फर्दर एसेट मैंने इस दफा क्या किए होंगे? परचेज किए होंगे। क्या किए होंगे? जब मैं एसेट फर्दर परचेज करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी? पीपीई डेबिट और वेरी गुड, पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट। और आप खुद चेक कर ले,
आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। क्रेडिट साइड पे 40 मिलियन डेप्रिसिएशन किया, 1.5 का एसेट डिस्पोज ऑफ किया, और आपके पास जो है वो अब भी कितने एसेट बच गए 1033। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, वो तो कम है डेबिट पे। प्लस करो पहले दोनों, तो तीनों क्रेडिट वाले इम्पैक्ट 1033 प्लस 40 जी श्योर 1074.5 मेरे पास ओपनिंग पे, और जो मैंने फर्दर दो एडिशन किए, एक लीज का और एक सरप्लस का, उनको मिलाकर भी इतना अमाउंट नहीं हो रहा। ऐसा ही है, जो डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब है मैंने फर्दर नॉन करंट एसेट परचेज करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनी होगी, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाउ मच 107.5। अब आप देखिए एक टी अकाउंट और मेरे दिल में फौरन से ख्याल आ रहा है कि यार जब आपने एक एडजस्टमेंट किए तो एक टी अकाउंट और बना दो। कौन सा टी अकाउंट, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट है, छोटा सा टी अकाउंट बनेगा, क्योंकि इसका जो ओपनिंग बैलेंस था वो मेरा ख्याल है 50 मिलियन था, और एंडिंग जो था वो 80 था, 30 का इजाफा था। आप ये देख सकते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस 50 से कितना हो गया, नीचे एडजस्टमेंट में कितना बढ़ा है, वही 30 से। अब ये हम वर्किंग नंबर 8 तक कर चुके थे, तो ये हमारी कौन सी वर्किंग है 9। ओपनिंग 30 था, एंडिंग 50 था, एंडिंग आपका 80 है, तो कितने से बढ़ गया, पीपीई डेबिट, मैं डेबिट कर चुका हूं पीपीई को, और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है पहला स्टेप मुकम्मल हुआ। मैंने कहा था मैं कितने स्टेप लेता हूं, किसी को याद है, 3। पहला स्टेप होता है ए फॉर एडजस्टमेंट, दूसरा स्टेप लूंगा बी फॉर बैलेंस शीट, और फिर तीसरा स्टेप लूंगा इंशाल्लाह सी फॉर कैश फ्लो। एबीसी की अप्रोच बनाई है मैंने, ए फॉर एडजस्टमेंट सॉल्व करो, बी फॉर बैलेंस शीट को देखकर फिर इंशाल्लाह हम सी फॉर कैश फ्लो। बी फॉर बैलेंस शीट को देखने से क्या मुराद है, अभी भी कुछ हेड्स ऐसे हैं जिनके लेजर मैंने नहीं बनाए, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, उनमें भी तो तब्दीली आई है। करंट एसेट को तो डायरेक्ट देखेंगे, करंट एसेट करंट लायबिलिटी को तो डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस लेके दिखा देंगे, उनको डिफरेंस ही रहता है, वो डायरेक्ट ही डिफरेंस लेके दिखाते हैं। अब आ जाए जरा बी फॉर बैलेंस शीट के पास। बी फॉर बैलेंस शीट में सबसे पहले आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्या टी अकाउंट बना दिया, क्या मैंने इंटेंजिबल एसेट का टी अकाउंट बना दिया, अभी हमारे बना दिया इसका। मोहम्मद खान ने बोला सर ये करंट एसेट, पहली बात है कैश और बैंक को तो देखना ही नहीं है, बुरी बात, इसको रिकंसाइल करना है। इन्वेंट्री और रिसीवेबल, ये जब वर्किंग कैपिटल की हेडिंग डालूंगा ना ऑपरेटिंग में, वहां इनके डिफरेंस से डायरेक्ट लेके जाते, ठीक है, जरूरत नहीं है। तो एसेट तो सारे हो गए। क्या मैंने शेयर कैपिटल का टी अकाउंट बनाया, क्या मैंने शेयर प्रीमियम का टी अकाउंट बनाया। अब मैं पहले ये 2 टी अकाउंट ऐड कर रहा हूँ, फिर और भी चीजें हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक टी अकाउंट ऐड किया शेयर कैपिटल के नाम से, और उसके पैरेलल एक और छोटा सा टी अकाउंट ऐड कर दिया शेयर प्रीमियम के नाम से। अब मेरे पास ये 2 टी अकाउंट और ऐड हो रहे हैं, एक का नाम है शेयर कैपिटल और एक का नाम है शेयर प्रीमियम। वर्किंग नंबर 10 और W11 वर्किंग नंबर 11। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है शेयर कैपिटल का, जो भी वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और एंडिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। ये था 500 से 560, और ये 18 से 29, 500 से 560, 18 से 29। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ये मेरा 500 था, 560 हो गया, और ये मेरे पास कितना था, और ये कितना हो गया 29। तो मेरे पास जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 60, कैश डेबिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट 11। एम आई राइट? ऐसा ही है ना भाई, ये तो पता है ना, ये जब सवाल साइलेंट है तो ये आपके कौन से कैश आइटम है, ठीक है। अब ये हमारे पास बेसिकली 560 जो है वो बैलेंस हुआ, और ये भी आपका 560, और ये आपका 29 पे बैलेंस हो गया। अब सिर्फ बैलेंस शीट की एक साइड देखना बाकी है, और वो है कौन सी साइड, लायबिलिटी। मैं लायबिलिटी में जो भी रहता है वो देख लेता हूँ। वैसे तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी के सारे हेड्स में ले चुका हूं सिवाय अकाउंट पेबल के, और अकाउंट पेबल अल्टीमेटली कहाँ जाएगा,
वर्किंग कैपिटल में तो वहां पे हमें टेंशन नहीं होती, वहां तो हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, डिफरेंस। तो अब ये वाला टी अकाउंट जो मैंने बड़ा मुख्तसर बनाया है और ये मेरा 29 पे बराबर आ गया। A4 एडजस्टमेंट कर दिए, B4 बैलेंस शीट की फिजाओं में घूम रहे हैं और शायद झूम भी रहे हैं। बहरहाल ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का इंपैक्ट भी हो गया। अब आ जाए लॉन्ग टर्म लोन, 210 से 235 हुआ और लोन ले लिया और कैश आ गया, तो इसका भी एक छोटा सा टी अकाउंट तो बनता है। और जो टी अकाउंट बनेगा वो किस नाम से बनेगा, लॉन्ग टर्म लोन। लायबिलिटी है, पहले से कितनी मौजूद थी, लॉन्ग टर्म लोन पहले से कितना मौजूद था, लॉन्ग टर्म लोन आपके पास मौजूद है पहले से ही 210 और अब कितना हो गया 235। कितने से लायबिलिटी बढ़ गई, कैश डेबिट, लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, शेयर के अगेन जो पैसा आया वो भी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। अच्छा, शेयर्स के अगेन नेट कितना पैसा आया है, कैपिटल और प्रीमियम दोनों बता दो मिला के जी 71। अगर आप चाहे ना तो मैं अक्सर करता हूं, मैं यहाँ भूल गया, मैं यहाँ बना देता हूँ वर्किंग नंबर 13 पे कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ 60 से, शेयर प्रीमियम कितने से इंक्रीज हुआ, टोटल कैश का इनफ्लो कितना आया, ये वन शॉट दिखाऊंगा कैश फ्लो पे, इसलिए वर्किंग कर दी। अच्छा, अब मेरे पास बैलेंस शीट पे करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल एंड अदर पेबल, ये तो कहाँ जाएंगे, वर्किंग कैपिटल में डायरेक्ट डिफरेंस लेके जाऊंगा। इंटरेस्ट पेबल का टी अकाउंट बना दिया, डिविडेंड पेबल का टी अकाउंट बना दिया, लीज का टी अकाउंट बना दिया, टैक्स का टी अकाउंट बना दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह A4 एडजस्टमेंट हो गई, B4 बैलेंस शीट पढ़ ली। अब हम C4 कैश फ्लो बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। हम सवाल का आगाज करेंगे। कंपनी का नाम लीजेंड कंपनी है और यहां पे मैंने लिख दिया। अब आपको देखिए एक चीज में और आप लोगों के लिए आसानी करता हूं, अभी रुकिएगा। अभी असल में जो है ना मेरी एक वर्किंग और बाकी है, क्योंकि आपको पता है मैंने एक बात बोली थी, मैं सवाल को कहां से स्टार्ट करता हूं, ABC तो है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस सवाल में इनकम स्टेटमेंट नहीं है। कल मैं स्टेट के सवाल करवाऊंगा शायद, जिसपे इनकम स्टेटमेंट भी पार्शियल दी जाएगी। तो अब मेरे पास अब तक कौन सा प्रॉफिट मौजूद नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन वो मैं निकाल लूंगा कैसे। मेरे पास सवाल में PAT आ चुका है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट में मेरे पास टैक्स एक्सपेंस भी मौजूद है। रिवर्स करते हुए ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, PBT। तो मैं उसके लिए एक वर्किंग करूंगा और फिर मैं एक चीज और करके फिर कैश फ्लो बनाना शुरू करूंगा। फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2013, फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2013। सबसे पहले हेडिंग आती है जिस कैश फ्लो को आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कौन सी एक्टिविटीज पे जाऊंगा, ऑपरेटिंग। और सबसे मेजर इसमें ऑपरेटिंग ही होता है, कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जब मैं ये हेडिंग डाल रहा हूं कि कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो मेरा जो सवाल का पॉइंट ऑफ स्टार्ट होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और मैं ये सोच रहा हूं कि यार मेरे पास अब तक सवाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो मौजूद है ही नहीं, ऑल्दो मैं तकरीबन 14 या 13 वर्किंग कर चुका हूं। वर्किंग नंबर 14 की तरफ जा रहा हूं और बड़ी आसानी से मैं कैलकुलेट कर दूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मेरे पास सवाल में PAT मौजूद है, 62 आया था अगर आपको याद हो। रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 62 आया है, इसका मतलब है टैक्स माइनस हो चुका है। टैक्स को ऐड कर लूं, वो टैक्स जो मैंने किसको चार्ज किया था, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो जो मैंने टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किया था वो मेरा टैक्स था, यहां पे नजर आएगा आपको 17.5। तो मैं यहाँ पे 17.5 को जब ऐड करूंगा तो मेरा पॉइंट ऑफ स्टार्ट जहां से मुझे सवाल को स्टार्ट करना है वो मिल जाएगा, हाउ मच, 79.5। अच्छा, मैंने भी एक बात बोली,
कि अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 स्टेप है, तीसरा स्टेप भी हमने स्टार्ट कर दिया। ए फॉर एडजस्टमेंट की, बी फॉर बैलेंस शीट पढ़ी, सी फॉर कैश फ्लो बना रहे, और ऑलमोस्ट वर्किंग मेरा ख्याल है अब जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले ये कर रहा हूँ कि जो मैंने 14 वर्किंग की है ना, उसमें जहां जहां मैंने कैश को हिट किया है उसको मैं रेड कलर के मार्कर से हाईलाइट कर देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सर ये हमारे इस सवाल के कैश के जो है ना वो इम्पैक्ट है जो हमने सवाल में कैश फ्लो बनाते हुए इनको हिट करना है। तो देखिए मैं कोई ये रेड कलर का मैंने अभी आपको शायद ये कलर डिफरेंट लगेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मसला है शायद प्रोजेक्टर का, मैं इसको सर्कल करता जा रहा हूँ। सबसे पहले देखें ये कैश का आउटफ्लो हुआ, एसिड खरीदा 107.5 का कैश गया, ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। उसके बाद ये मैंने एसिड बेचा था, कैश का इनफ्लो हुआ, ये भी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, कैश डेबिट। उसके बाद वर्किंग नंबर 3 में कोई कैश तो नहीं है, एक नॉन कैश आइटम है जिसको मैं ऐड बैक करूंगा, एमोटाइजेशन। जैसे तो और भी नॉन कैश आइटम है जो ऐड बैक होगा, जिसका नाम क्या है? तो फिलहाल मैं नॉन कैश आइटम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कैश को देख रहा हूं, ठीक है। लीज लायबिलिटी में मैंने जो पेमेंट की है इस साल वो 24 की है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? क्योंकि मैंने ये एसेट कौन सी लीज पे लिया है? फाइनेंस लीज पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद आ जाए डिविडेंड, मैंने जो पे किया है, मैंने कहा था मैं डिविडेंड को कौन सी एक्टिविटी में दिखाऊंगा? फाइनेंसिंग। रिटेन अर्निंग में कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसपे कैश का इंपैक्ट आ रहा हो। एक्चुअल मैंने कितना टैक्स पे किया है? 14.5। कितना एक्चुअल मैंने इंटरेस्ट पे किया है? 10। इसके अलावा मैं नेक्स्ट पेज पे जो मैंने वर्किंग की थी वहां पे देख लेता हूँ। सरप्लस में कोई कैश का इंपैक्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसका जो ओवरऑल है वो यहाँ आ गया, इसमें दोनों का आ गया, शेयर कैपिटल का भी आ गया और शेयर प्रीमियम भी। इसके अलावा मैंने फर्दर लोन लिया तो कैश आया 25। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सारे एक्टिविटीज के इनफ्लो आउटफ्लो हाईलाइट हो गए। अब कोई टेंशन नहीं है कैश फ्लो बनाने में। अब हम जा रहे कैश फ्लो बनाने की तरफ। सवाल में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके लिए हमने की है वर्किंग 14, एम आई राइट? और कितना कैश ये? ओके 79.5, ये हमारा प्रॉफिट रुपीस इन मिलियन में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैंने कहा था इसके बाद हेडिंग आएगी एडजस्टमेंट्स। अब इसमें वो चीजें जो कि नॉन कैश है, वो चीजें जो कि लेस हो चुकी है, और यहाँ पे उनकी वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए। सबसे पहले ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अभी ताजा ताजा क्या माइनस होके आया है? इंटरेस्ट। पीबीआईटी लेस इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीबीटी। तो फॉरेन इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड करो। मैंने कहा था मैं टारगेट करूंगा, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर की तरफ पहुंचना है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस का टी अकाउंट वर्किंग नंबर 7 पे एक्चुअल कितना एक्सपेंस जो चार्ज हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस को, नहीं जो नहीं 12, ये रहा 12। इंटरेस्ट की बात हो रही है, टैक्स तो ऐड कर चुका हूं ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पे जाने के लिए टैक्स तो ऐड कर चुका हूं। अब ये 12 ऐड करूंगा, एक्चुअल कितना लेस करूंगा? 10। और टैक्स एक्चुअल कितना लेस करूंगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है 12, और उसके लिए W7 उसको मैं ऐड बैक कर रहा हूं नंबर 1। उसके बाद में रैंडमली बेसिस पे कुछ चीजें जो मेरे जहन में आती है ना, फौरन क्लिक करता हूं, यार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी तो माइनस हुआ है, यार एमोटाइजेशन एक्सपेंस भी तो माइनस हुआ है। ये भी तो सारे कौन से आइटम है? नॉन कैश आइटम है। इनके लिए भी हमने कैश का आउटफ्लो नहीं किया है, और हमने इन सब की वर्किंग की है। डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट वर्किंग 1 में आ रहा है। 40 मिलियन का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ था, एड बैक किया। 32 मिलियन का एमोटाइजेशन माइनस हुआ था, एड बैक किया। वर्किंग 3 पे मैंने ये देख सकते हैं आप ऊपर, इंटेंजिबल एसेट का टी अकाउंट मौजूद है। इसके अलावा मैंने एक एसेट बेचा जिसमें मुझे लॉस हुआ है, लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट 0.5 मिलियन। क्या इस लॉस के लिए कैश का आउटफ्लो हुआ है? लेकिन ये भी आपका पीएनएल पे क्या हो क्या आ रहा है, लेकिन ये भी कैश का आउटफ्लो नहीं है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस, इसको भी मैं क्या कर लूंगा? एड बैक। मेरा जाती ख्याल ये है कि इसके अलावा कोई और नॉन कैश आइटम या इस टाइप के आइटम मौजूद
क्योंकि हमारे लिए आसानी क्या है, अगर शक हो ना एक नजर वर्किंग देख लो। देखें लीज लायबिलिटी का फाइनेंसिंग में जाएगा, एमोटाइजेशन एड बैक हो गया, इसका कोई इंपैक्ट यहाँ नहीं आता, प्रॉफिट से हमने स्टार्ट किया है। डिविडेंड फाइनेंसिंग में जाएगा, इंटरेस्ट एड बैक कर लिया है, एक्चुअल लेस करेंगे, टैक्स एड बैक कर लिया है, एक्चुअल लेस करेंगे, सरप्लस का कोई इंपैक्ट नहीं है। ये शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम फाइनेंसिंग का इनफ्लो है, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया फाइनेंसिंग का इनफ्लो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब कुछ भी नहीं बचा। यानी आपका दूसरा स्टेप हो गया ऑपरेटिंग में। पहला स्टेप था ऑपरेटिंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरा स्टेप किया एडजस्टमेंट। अब ये सारे ही इत्तेफाक से प्लस वाले आ गए, माइनस वाले भी आएंगे, फिलहाल सारे प्लस वाले आ गए। इन सबको प्लस करके एक अमाउंट बताओ मुझे। 54.5। ओके, राणा साहब कहते हैं सर ये है 84.5। अब ये 84.5 और 79.5 इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आंसर आता है? 164 आ गया। ये जो 164 आया ना, ये कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या कहलाता है ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैं आपको अगर हकीकत बताऊं ना तो ऑलमोस्ट आप ऊपर जाते जाते ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप खुद देखें जो जो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन कैश थे वो सब एड बैक हो गए, जो इंटरेस्ट माइनस हुआ था वो एड बैक हो गया, जो लॉस माइनस हुआ था वो एड बैक हो गया। तो कहां तक पहुंच गए हो? ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपका रिसीवेबल, पेएबल और इन्वेंट्री, ये तीन हेड्स है जो इस सवाल में वर्किंग कैपिटल है। रिसीवेबल का ताल्लुक सेल से, इन्वेंट्री और पेएबल का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो इनको जब डिफरेंस ले लोगे तो प्योरली कैश प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से एक्चुअल इंटरेस्ट एक्चुअल टैक्स माइनस करूंगा, ऑपरेशन खत्म। और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो यूं हो जाएगी आराम से इंशाल्लाह। अब हमारे पास तीन हेड थे जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया था सवाल में। आप देखें बैलेंस शीट पे तीन हेड है, वैसे तो चार है लेकिन कैश को तो मैं वैसे भी नहीं देखूंगा। तो आ जाए, सबसे पहले इन्वेंट्री, पहले कितनी मौजूद थी, अब कितनी रह गई? इन्वेंट्री कम हो गई, कैश आ गया। इन्वेंट्री कम हो गई तो इसको कहते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री। क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें पहले एक हेडिंग डालनी पड़ती है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या हेडिंग आती है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये मैं हेडिंग जो डाल रहा हूं ना, इनको बाद में हाईलाइट भी कर दूंगा, वो आपको जब मैं कोशिश करूंगा हैंडआउट शेयर करूं। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अब इसमें हमारे पास सबसे पहले आप देखें डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बढ़ गई या कम हो गई? और बड़ा सिंपल रूल है, करंट एसेट अगर डिक्रीज होगा तो इनफ्लो, इनफ्लो, राइट। और अगर करंट एसेट बढ़ जाएगा तो, और लाइबिलिटी में रिवर्स है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो इनफ्लो, कम होगी तो, ये जनरल कॉन्सेप्ट भी है। अच्छा, अब हमारे पास ये इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास क्या हो गई? इंक्रीज, डिक्रीज हो गई। कितने से डिक्रीज हो गई? बट डायरेक्ट डिफरेंस लेंगे। अब किसी ने कहा सर ये 27 है, तो ये इन्वेंट्री कम होना, इनफ्लो 27 प्लस में। फिर आ जाए रिसीवेबल। रिसीवेबल पहले कितने थे? 111, अब कितने हैं? 100। और लोन दे दिया और रिसीवेबल बढ़ गया, तो प्लस या माइनस? वेरी गुड। इंक्रीज इन रिसीवेबल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को यहां हम देख रहे होते, और हर करंट एसेट और हर करंट लायबिलिटी को नहीं, टैक्स भी है, इंटरेस्ट भी है, डिविडेंड भी है, लीज भी है, वो तो यहां नहीं देखा मैंने, वो अपने अपने मकाम पे जाएंगे, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, रिसीवेबल बढ़ गया मतलब मैंने और लोन दे दिया, ये जो भी है कितने 17 आ रहा है डिफरेंस, 17 है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। अब आ जाए आखिरी हेड जो कि सवाल में है लाइबिलिटी, क्योंकि कैश तो आखिर में रिकंसाइल करेंगे इंशाल्लाह। ट्रेड पेबल 65 से कितना हो गया? और पैसा आ गया, लाइबिलिटी और बढ़ गई। लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई? इसको कहते हैं इंक्रीज इन पेएबल। और इंक्रीज इन पेएबल्स जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है? श्योर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग शायद ये सोचे कि सर ये आपने दो इंक्रीज लिखे बैक टू बैक, लेकिन एक आपने माइनस में लिखा है और दूसरा, क्योंकि इसमें फर्क है ना, एक लाइबिलिटी है और दूसरा, तो आपका पेबल पहले था कितना 65, अब हो गया 80, तो 15 से बढ़ गया। अब इसके अलावा वर्किंग कैपिटल में कोई हेड नहीं बचा, तो 27 - 17 10 25 नेट आ गया।
अब जरा इसको भी 164 में ऐड करो, 189, ये कहलाता है CGFO। जो मैं उस वक्त CGFO कह रहा था, दिस इज नॉन एज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और हकीकत में ये वो प्रॉफिट है जिसको हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये आपका प्योरली कैश बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ये आपका प्योरली बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर कैश बेसिस पे, प्योरली कैश बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो जब मैं कह रहा हूं यार ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो क्या ही अच्छा हो मैं इंटरेस्ट और टैक्स दोनों को यहां से माइनस कर दूं। और IAS की इजाजत भी है कि इंटरेस्ट कहां से माइनस कर सकते हो। तो इसीलिए अब मैं इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड जो एक्चुअल है, जो मेरे एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड है, उनको यहां से माइनस करूंगा। दोनों की वर्किंग मैंने पैरेलल की थी, एक की वर्किंग 7 थी और एक की वर्किंग नंबर 8 थी। और मुझे याद है कि मैंने जो इंटरेस्ट पेड किया था वो शायद 10 था, एम आई राइट। 12 मैंने एड बैक किया है, वो तो चार्ज फॉर द ईयर है। पेड फॉर द ईयर कितना था, 10। टैक्स पेड फॉर द ईयर मैं चेक कर लेता हूँ कितना था, 14.5। ये देखिए 10 भी नजर आ रहा है और ये कितना है 14. हालांकि जो मैं ऐड करके आया हूं ना वो तो शायद 17.5 है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ वर्किंग में ऐड बैक किया था 17.5 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 14.5 और 10 जो कि एक्चुअल हमारे आउटफ्लोज है वो माइनस किए। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली एक्टिविटी का, और ये सबसे मेजर है, बाकी तो अभी मुश्किल से 5 मिनट में इंशाल्लाह क्लास एंड होने वाली है, क्योंकि अब मतलब मोर और लेस 5 to 10 मिनट में इंशाल्लाह एंड हो जाएगी, क्योंकि हमारी मेजर एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। 189 माइनस 10 माइनस 14.5, 160। अब ये जो 164.5 है ना, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसको बोलूंगा कैश इनफ्लोस फ्रॉम वेयर, कैश इनफ्लोस फ्रॉम। अगर माइनस में तो क्या लिखता। अब इसमें एक छोटी सी बात सुने। पहली चीज तो ये कि क्योंकि ये स्टेटमेंट काफी डिटेल है और अब मैं अगर यहीं पे कंटिन्यू करूंगा तो ये बहुत डिटेल हो जाएगा, तो मैं अगली 2 एक्टिविटीज नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूंगा। लेकिन मैं काम ये करूंगा फाइनल आंसर टॉप पे लिखूंगा ताकि वो तीनों आखिर में प्लस माइनस होते तो हमें आसानी हो। दूसरी बात कि मैं अक्सर ये बात भी क्लास में कहता हूं, बार बार कहता हूं कि मैंने अपने आप को समझाने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को 4 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। नंबर 1 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सवाल में नहीं था, मैं ढूंढ के लाया हूं। नंबर 2 एडजस्टमेंट, नंबर 3 चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, नंबर 4 इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट। ये 4 स्टेप जिनमें बिठा लो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना पहला स्टेप, एडजस्टमेंट नॉन कैश आइटम और अदर इंपैक्ट दूसरा स्टेप, वर्किंग कैपिटल की चेंजेस तीसरा, और उसके बाद आखिर में 2 चीजें माइनस करना, क्या, इंटरेस्ट और टैक्स। अब मैं जरा अपने सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए अगले पेज पे जा रहा हूं। तो यहां मैं पहले से लिख रहा हूं कि मेरे पास एक एक्टिविटी का आंसर आ चुका है और वो कैश इनफ्लो आया है। कैश इनफ्लोस फ्रॉम वेयर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और वो जो हमारे पास आंसर आया है वो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया था, 164. श्योर, ओके। अब ये फाइनल कॉलम है। अब मैं तीनों एक्टिविटीज के जो रिजल्ट है ना फाइनल वाले, वो इसी कॉलम में आप देखिएगा किस तरीके से नीचे बैक टू बैक लिखूंगा। अब मैं जा रहा हूं सेकंड एक्टिविटी की तरफ। तो पहले उसकी हेडिंग डालेंगे कैश फ्लोस फ्रॉम कौन सी एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, नहीं पहले इन्वेस्टिंग है फिर फाइनेंसिंग। इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं जो मुझे फौरन ही याद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक एसेट बेचा है, एक एसेट खरीदा है, और एक आपने जो है वो नहीं रिवर्शन तो है, बल्कि 2 ही है। वो तो प्रॉफिट या लॉस तो अल्टीमेटली सेल प्रोसीड में आ रहा होता है। सिर्फ 2 एक्टिविटीज है। नंबर 1 सेल ऑफ PPE, आपने एक एसेट बेचा है, याद है आपको, 1 मिलियन में। कितने का बेचा था, कैश डेबिट 1 मिलियन। वर्किंग नंबर 2 में जर्नल एंट्री बनाइए। पॉजिटिव दिखाऊंगा नेगेटिव दिखाऊंगा, पॉजिटिव। परचेज ऑफ PPE, पहली वर्किंग में जो डिफरेंस आया था आखिर में PPE अकाउंट में, हमने कहा था ये हमने एसेट किसके अगेंस्ट खरीदे, ये देखिए
107.5 पीपी डेबिट कैश क्रेडिट प्लस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस में 107.5 ये आपका, ये पॉइंट लगा दें यहाँ पे भी 1 प्लस में और 107.5। इसके अलावा इस एक्टिविटी में कोई भी रिजल्ट मौजूद है ही नहीं, कुछ भी, ना तो कहीं से इंटरेस्ट आया है तो कहीं से डिविडेंड आया, ना हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, कुछ है ही नहीं। इंटेंजिबल एसेट वैसे ही एमोटाइज हो गए। तो अब ये आ गया आउटफ्लो, आ गया कितना आउटफ्लो आ गया 106 पॉइंट। तो ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? अब इसको नाम क्या दूंगा, कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज? आउटफ्लोज फ्रॉम वेयर? कैश आउटफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? ओके। अब हमारे पास जो आखिरी एक्टिविटी है उसकी हेडिंग आएगी कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये जो कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमने एक तो शेयर इशू किए, इशुएंस ऑफ शेयर्स, उसको मैंने नेट एक एंट्री में कैश को डेबिट किया था 71 मिलियन। मैंने एक डबल एंट्री बनाई थी और मेरे ख्याल है वो वर्किंग नंबर 13 थी, यस 71। इसमें शेयर प्रीमियम का पैसा भी आ गया और शेयर कैपिटल का भी। 71 पैसा इनफ्लो हुआ है, वर्किंग नंबर 13। डिविडेंड पे, क्या मैंने शेयर होल्डर को कुछ डिविडेंड भी दिया है? उसकी भी एक वर्किंग की थी। और एक्चुअल डिविडेंड 30 नहीं है, वो तो डिक्लेयर है। पेड जो है ना वो 20 था। इधर देखे, ये रहा वर्किंग नंबर 5 में, देखे नीचे कितना डिविडेंड पे हुआ है, ये देखे, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, 20 मिलियन। वर्किंग नंबर 5 20 मिलियन। इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो 20 मिलियन माइनस में। आपने मजीद लॉन्ग टर्म लोन ले लिया तो वो भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पहले 210 का लोन था, अब इधर देखें आपका लोन हो गया 235। कितना लोन और लिया है? कैश डेबिट लोन, लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन, अनदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या इसके अलावा और कोई इस सवाल में फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई? नहीं। आप देख सकते हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। वर्किंग नंबर 12 में हमारे पास ये लोन कितना मजीद आ गया? एनीथिंग एल्स? 71 प्लस 76 से श्योर, पॉजिटिव या नेगेटिव? ठीक। अच्छा एक चीज और रह गई ना, आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपने फाइनेंस लीज लाइबिलिटी तो पे की है, पेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज, एकदम मेरे जहन में आया। अच्छा एक माइनस पे जाएगा। अच्छा पता है क्या मैं सोच रहा था, लेकिन थोड़ा जल्दी में था, मैंने वो पॉइंट बोला नहीं। जब मैं ये काम करता हूँ ना कि वर्किंग में सारी चीजों को क्या करता हूँ, सर्कल, तो उसको एक नजर देख लिया करो। ये वाला कैश दिखा दिया आउटफ्लो, यस। ये वाला कैश दिखा दिया इनफ्लो, यस। ये दिखा दिया आउटफ्लो, नहीं दिखाया मैंने, ठीक है। ये 20 आउटफ्लो दिखा दिया, 10 का आउटफ्लो दिखा दिया, टैक्स का आउटफ्लो दिखा दिया। उसके बाद मैं आगे जाऊं तो हमारे पास नेक्स्ट वर्किंग है, ये इनफ्लो दिखा दिया, ये इनफ्लो दिखा दिया। मैंने 24 का जो आउटफ्लो हुआ है वो अब तक मैंने शो नहीं किया जी। 13 दिखा दी ना, 71 का इनफ्लो, ठीक है। मैंने कौन सी वर्किंग शो नहीं की अब तक? वर्किंग नंबर 4, पेमेंट या लीज लाइबिलिटी पेड। मैंने कितनी लीज लाइबिलिटी पे की? तो मैंने पे किया तो पैसा आया या गया? कौन सी वर्किंग थी? 4। अब आ जाए जरा, इसको प्लस माइनस करें तो नेट रिजल्ट श्योर 52 पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है तो क्या लिखूंगा? कैश इनफ्लो फ्रॉम वेयर। अब आप देखिए क्या तीनों रिजल्ट एक ही लाइन पे मैंने शो कर दिए, यानी मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पॉजिटिव आंसर आया और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेगेटिव आंसर आया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पॉजिटिव आंसर आया। उन तीनों के एक ही लाइन में लिखा है। अब आप मुझे इन तीनों का प्लस माइनस करके सम अप बताएं कितना आ रहा है जी। 110 पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? दोनों पॉसिबल है। क्या आ रहा है?
तो फिर लिखूंगा नेट कैश इनफ्लोज फॉर द ईयर, नेट कैश इनफ्लोज। अब ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग का नहीं है, ओवरऑल है, फॉर द, मतलब मेरा इस साल इतने से कैश बढ़ गया, इसमें मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। बेसिकली जो कैश और कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। उसका कौन सा बैलेंस ऐड करूं, तो खुद ब खुद ही आंसर मेरा कैश एंड कैश का कौन सा बैलेंस मैच होना चाहिए। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास बिगिनिंग में जो कुछ था उस पर कितना इजाफा हुआ है, कितना इजाफा हुआ है, 110, तो मेरा एंडिंग बैलेंस आना चाहिए। अब मैं अगर बैलेंस शीट की तरफ जाऊं तो बैलेंस शीट पे मैं देख रहा हूं मेरे पास जो कैश का ओपनिंग बैलेंस था वो 48 था, नजर आ रहा है, और एंडिंग कितना आ रहा है 158। तो ये 48 से 158 हुआ, यानी एज अ रिजल्ट हमारा बैलेंस 110 से इंक्रीज हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर सही हो गया। यानी कि हमारा जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट था वो कितना था 48। उसके बाद हमने जो नेट इनफ्लो आया था उसको ऐड किया, तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया 158, जो कि अल्टीमेटली सवाल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एंडिंग बैलेंस मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किया, और ऑलमोस्ट तकरीबन ये क्लास का ड्यूरेशन जो मैं समझता हूँ रिकॉर्डिंग होगी कमो बेश ये तकरीबन 1.25 घंटे के करीब, 1.5 घंटे से ज्यादा है, लेकिन 1.25 घंटे से थोड़ा सा 2-4 मिनट का फर्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी क्लास रही जिसमें हमने कैश फ्लो के बेसिक कॉन्सेप्ट से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए एक प्रॉपर सवाल को वर्किंग उसकी सारी चीजें डिस्कस की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैश फ्लो हमने बनाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो कल है इंशाल्लाह, और होपफुली वो भी इंशाल्लाह फिजिकली हम लेंगे, और कल इंशाल्लाह मजीद, कल ऑनलाइन कर लें फिजिकल कर लें, चले हम डिस्कस कर लेंगे, और वो जो भी होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको मोबाइल पे जो है वो व्हाट्सअप कर दूंगा मैसेज, आप सुन लीजिएगा। मुमकिन तौर पे मैं कल शायद, अभी हम डिस्कस करते हैं क्लास के एंड में क्या करना है, शायद फिजिकल रख लूं, लेट्स सी। तो इंशाल्लाह कल हमारी नेक्स्ट क्लास है कैश फ्लो की, और इंशाल्लाह सैटरडे को हमारी कैश फ्लो और सेशन की इंशाल्लाह लास्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।